आसानी होगी। और फ्रेंड्स, आप लोग अंतिम तक बने रहिए इस लेसन में। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से 4-5 कंसेप्ट समझाने वाला हूं। यानी कि यदि मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो समझिए कि उस क्वेश्चन से आप लोग 4-5 चीजें को सीख रहे हैं। यदि आप लोग पहले से जानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से आप इस लेसन में सीख के जाइएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं एकदम इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे सीआईबी के एग्जामिनेशन में, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए आज हम लोग प्रैक्टिस ही करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को अपने पहले क्वेश्चन से। डैश इज फॉर लर्निंग टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। अब एक है डेवलपमेंट, दूसरा है ट्रेनिंग, तीसरा है ऑन जॉब ट्रेनिंग और चौथा है एजुकेशन। दोस्तों आइए सबसे पहले इन चारों चीज को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था ट्रेनिंग में क्या होता है। ट्रेनिंग में किसी भी इंडिविजुअल का उसके प्रेजेंट जॉब में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का काम होता है। यानी कि लर्निंग रिलेटेड टू हिज प्रेजेंट जॉब, अभी जो जॉब कर रहा है उससे रिलेटेड लर्निंग है तो ट्रेनिंग कहलाएगा। एजुकेशन में क्या होता है कि जो अलग जॉब है, मतलब अभी जो काम कर रहा है उससे नहीं, डिफरेंट जॉब से रिलेटेड यदि लर्निंग मिल रही है उसे, तो वो एजुकेशन कहलाएगी। और डेवलपमेंट में क्या होता है कि फ्यूचर की लर्निंग है दोस्तों, यानी कि उसके ग्रोथ से रिलेटेड। तो मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ट्रेनिंग मतलब कि अभी जो जॉब कर रहा है उससे रिलेटेड, एजुकेशन मतलब कि दूसरे जॉब से रिलेटेड, और डेवलपमेंट मतलब कि फ्यूचर के जॉब से रिलेटेड। बस कीवर्ड्स को पकड़िए। अब आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लर्निंग फॉर डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, यानी कि यदि मान लीजिए ट्रेनिंग कब होता, यदि अभी जो जॉब हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता तो ट्रेनिंग होता। डेवलपमेंट कब होता, जब फ्यूचर के जॉब से रिलेटेड होता। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, तो इसके इसीलिए यहाँ पे एजुकेशन वर्ड सही है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एजुकेशन। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और 3-4 कॉन्सेप्ट को समझ लिया। मान लीजिए यहाँ पे आपको ट्रेनिंग पूछ दिया होता तो क्या लिखता, रिलेटेड लर्निंग रिलेटेड टू हिट प्रेजेंट जॉब। मान लीजिए कि यहाँ पे पूछ लिया होता आपसे डेवलपमेंट, तो फ्यूचरिस्टिक लर्निंग, और यहाँ पे लिख लिया होता है एजुकेशन, तो आप लोग समझ सकते हैं डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। मैं बार बार कहता हूँ एवीएम के मॉड्यूल सी, जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है दोस्तों, इसमें आप कीवर्ड को पकड़िए। कीवर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और मैं आप लोगों को प्रयासरत हूँ कीवर्ड को समझाने में। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। Nadler categorized adult learning process in different theories. Match the following। तो देखिए दोस्तों, ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा। देखिए, एक तरफ है मैकेनिस्टिक या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, ए में लिखा गया है, बी में लिखा गया है ऑर्गेनाइजमिक और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, और सी में लिखा गया है कॉग्निटिव थ्योरी। और एक तरफ देखिए 1 2 3 में लिखा हुआ है, 1 में लिखा हुआ है इक्वेट मैन विद ब्रेन, सेकेंड में लिखा हुआ है लर्निंग इज पैसिव इन लर्नर इज पैसिव इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और थर्ड में लिखा गया है फ्रीडम टू लर्न। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं अपने इन तीनों थ्योरी को, जो कि मैंने अपने वीडियो लेसन में अच्छे तरीके से समझाया था और बहुत लोगों को कीवर्ड भी याद करवाया था दोस्तों। तो जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है तो उन्हें जरूर निश्चित रूप से उन्हें आसानी होगी इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए दोस्तों, लर्निंग थ्योरी में मैंने बताया था कि पहला मैकेनिस्टिक थ्योरी है। इसके लिए मैंने जो कीवर्ड बताया था वो था कि लर्नर इज पैसिव इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, लर्नर इज पैसिव इन द लर्निंग प्रोसेस, ये था कीवर्ड मैकेनिस्टिक थ्योरी के लिए। कॉग्निटिव के लिए मैंने क्या बताया था, कॉग्निटिव के लिए मैंने कीवर्ड बताया था क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक और था ऑर्गेनिज्मिक के लिए मैंने क्या बताया था, फ्रीडम टू लर्न। बस ये 3 चीज़ याद रखिएगा, फिर से रिकॉल कर लीजिए। जब मैकेनिस्टिक थ्योरी की बात होगी तो लर्नर जो है वो पैसिव लर्निंग है, वो लर्नर इज पैसिव इन द लर्निंग प्रोसेस। कॉग्निटिव के लिए याद रखिए सी से कॉग्निटिव, सी से क्रिटिकल थिंकिंग, और ऑर्गेनिज्मिक के लिए याद रखिए आप लोग फ्रीडम टू लर्न। तो बस ये 3 चीज़ याद रखिए और आप देखिए आप लोग क्वेश्चन पे आइए दोस्तों। तो जरा मैच द फॉलोइंग कीजिए सही से, बताइए मैकेनिस्टिक किससे रिलेटेड होगा, लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि ए का हो जाएगा 2। ऑर्गेनाइजमिक्स किससे होगा दोस्तों, अभी मैंने बताया था ये होता है फ्रीडम टू लर्न से, तो बी का हो जाएगा 3। और कॉग्निटिव किससे होगा दोस्तों, इक्वेट मैन विद ब्रेन, वही तो है क्रिटिकल थिंकिंग। तो यानी कि ए का 2 होगा, बी का होगा हमारा 3 और सी का होगा हमारा 1। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यही तो कह रहा है, तो इसीलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखा दोस्तों, कितना आसानी तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में नहीं होता है। ऑप्शन ए कर रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, ऑप्शन बी कर रहा है कंडक्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, ऑप्शन सी कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, और ऑप्शन डी कर रहा है सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, इसको मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आइडेंटिफिकेशन होता है, पहला काम होता है कि आइडेंटिफाई करना। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, मैंने समझाया था कि ट्रेनिंग में क्या-क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है। पहला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, दूसरा है ट्रेनिंग को कंडक्ट करना, तीसरा है उसका इवैल्यूएशन और चौथा है ट्रेनर का सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट। ये 4 चीज़ इन्वॉल्व हैं दोस्तों। अब आइए ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड है, ये तो सही है। कंडक्टिंग ऑफ ट्रेनिंग, ये भी सही है, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग नहीं था दोस्तों। ट्रेनिंग का क्या ड्यूरेशन है, इससे कोई मतलब ही नहीं था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग है। और सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर था, तो डी भी करेक्ट है हमारा। आइए 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि क्योंकि अंतिम में मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लेकर आया हूँ दोस्तों। तो हम लोग केस स्टडी भी करेंगे आज। तो अंतिम तक बने रहिए, आपको मैं केस स्टडी भी करवाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एटीट्यूड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक कंपोनेंट्स नेमली। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एटीट्यूड का क्लासिफिकेशन। ऑप्शन देखिए, इमोशनल, इंफॉर्मेशनल, फॉर्मल और बिहेवियरल। आइए थोड़ा थ्योरी पार्ट को देख लेते हैं एटीट्यूड से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा था अपने लेक्चर में कि एटीट्यूड का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। एक होता है इमोशनल कंपोनेंट, एक होता है इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट और एक होता है बिहेवियरल कंपोनेंट। तो ये 3 आप लोग याद रखिएगा, इमोशनल, इन्फॉर्मेशन और बिहेवियरल। अब आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, इमोशनल है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशनल है यहाँ पे, बिहेवियरल भी है यहाँ पे, लेकिन फॉर्मल नहीं है दोस्तों। इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि फॉर्मल। तो ये ऑड वन आउट है, समझ सकते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन द लाइफ स्टेज ऑफ एडल्टहुड, गाइडेंस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप। तो देखिए, हम लोगों ने लाइफ स्टेजेस देखा था। तो पूछा गया है कि किस स्टेज में जो है नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ए का रहा है एडोलेसेंस, बी का रहा है यंग एडल्टहुड, सी का रहा है एडल्टहुड और डी का रहा है मैच्योरिटी। आइए जरा पांचों स्टेजों को देखते हैं हम लोग एक बार। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लाइफ स्टेजेस को डिस्कस किया था। अभी मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए, सबसे पहला स्टेज था एडोलेसेंस। इसके में मैंने क्या बताया था कि वो अपना एक ईगो आइडेंटिटी को डेवलप करता है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों यंग एडल्टहुड। इसमें क्या होता है, वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप, संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है, ग्रुप के साथ या किसी ऑक्यूपेशंस के साथ। इसके बाद आता है दोस्तों एडल्टहुड। अब देखिए, वो नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करता है। देखिए कीवर्ड यहाँ लिखा हुआ है, नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना किसका काम है, किस स्टेज में होता है, तो एडल्टहुड स्टेज में होता है। और वो नॉलेज और वैल्यूज़ को पास करता है। मैच्योरिटी में क्या होता है दोस्तों, कि वो ईगो इंटीग्रिटी को अचीव करता है, ठीक है, बाय एग्जामिनिंग द वेदर लाइफ हैज़ बीन मीनिंगफुल और सेटिस्फाइंग और नॉट। तो देखिए दोस्तों, ये 4 स्टेजेस को मैंने समझाया था, एडोलेसेंस, यंग एडल्टहुड और मैच्योरिटी। अब आइए क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि एडल्टहुड स्टेज में जो गाइडिंग होता है, गाइडिंग कब होता है, किस स्टेज में होता है, तो एडल्टहुड में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। मैच्योरिटी में मैंने क्या देखा था, मैच्योरिटी में वो अपना एनालिसिस करना शुरू कर देता है कि उसका लाइफ मीनिंगफुल था या नहीं, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेज ऑफ कैरियर रोल सिग्निफाइज द बिगनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो अब देखिए, कैरियर रोल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक एक चीज़ों को डिस्कस किए हैं दोस्तों, और आज हम लोग उसका बेनिफिट देखेंगे कि आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और हम लोग चीज़ों को रिकॉल करेंगे दोस्तों। तो किस कैरियर रोल के किस स्टेज में कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बिगिनिंग होता है। ऑप्शन को देखिए, ए अप्रेंटिस, बी कलीग, सी मेंटर और डी स्पॉन्सर। आइए एक बार रिकॉल कर लें अपने कैरियर रोल को। देखिए दोस्तों, कैरियर रोल में सबसे पहला आता है अप्रेंटिस। यहाँ पे क्या होता है, कैरियर का बिगनिंग होता है। वो रूटीन वर्क करता है सुपरवाइजर के मेंटर के सुपरविजन में। दूसरा है हमारा कलीग क्या होता है, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन देना शुरू करता है। अब वो सुपरवाइजर पे कम डिपेंडेंट होता है। तीसरा होता है मेंटर, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बिगनिंग होता है। यही तो कीवर्ड है दोस्तों, मेंटर वाले स्टेज में, मेंटर वाले कैरियर रोल में कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बिगनिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। और स्पॉन्सर में क्या होता है, स्पॉन्सर में क्या होता है, ब्रॉडन पर्सपेक्टिव एंड थिंक लॉन्ग टर्म। तो सबसे लास्ट होता है दोस्तों हमारा स्पॉन्सर। तो ये 4 आप लोग कैरियर का रोल्स याद रखिएगा दोस्तों। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है कि किस स्टेज में, कैरियर रोल के किस स्टेज में कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बिगनिंग होता है। तो हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है कि वो स्टेज है मेंटर, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 7th नंबर देखते हैं। 7th में पूछा गया है, इन विच कैरियर पैटर्न और कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल टेक अ न्यू जॉब एंड रीचेज हायर पोजीशन एंड देन गो टू सम अदर जॉब। तो ऑप्शन देखिए, ए है लीनियर कैरियर, बी है स्टेडी स्टेट कैरियर, सी है ट्रांजिटरी पैटर्न, डी है स्पाइरल पैटर्न और ई है प्लेट्यू कैरियर। आइए एक बार रिकॉल करते हैं सभी कैरियर पैटर्न्स को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैरियर पैटर्न की बात की गई थी। तो हम लोगों ने देखा था, एक था स्टेडी स्टेट कैरियर पैटर्न। इसमें यानी कि इंडिविजुअल कोई प्रोफेशन को चूज करता है और वो उसमें ऊपर हायरार्की में ऊपर नहीं जाता है। एक है ट्रांजिटरी पैटर्न, तो वो उसमें क्या होता है कि एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट हो जाता है। एक था स्पाइरल पैटर्न। स्पाइरल पैटर्न में क्या था कि कोई इंडिविजुअल कोई नया जॉब लेता है, फिर उस नए जॉब में ऊपर बढ़ता है, फिर कोई तीसरा जॉब ले लेता है, उसमें फिर ऊपर बढ़ता है। और एक था प्लेट्यू कैरियर पैटर्न। उसमें मैंने क्या बताया था कि उसमें एक हायर लेवल रीच करता है और फिर वहीं पे स्थिर
हो जाता है। तो ये 4 पैटर्न है दोस्तों। अब आइए जरा क्वेश्चन को देखते हैं और आप अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिविजुअल कोई नया जॉब लिया, उसमें हायर पोजीशन में पहुंचा, फिर दूसरा जॉब लिया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल पैटर्न कहते हैं। लीनियर पैटर्न में मैंने समझा दिया और सभी को मैंने आप लोगों को समझा दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, एडजस्टिंग विथ वन टीम एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स कम्स अंडर विच स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एंड ग्रुप बिहेवियर। ऑप्शन ए फॉर्मिंग, ऑप्शन बी स्टॉर्मिंग, ऑप्शन सी नॉर्मिंग, ऑप्शन डी कन्फॉर्मिंग, ऑप्शन ई परफॉर्मिंग। तो दोस्तों बगल में मैंने इसका सिंपल मीनिंग लिख दिया है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मिंग का मतलब होता है अवेयरनेस, स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, नॉर्मिंग का मतलब होता है कॉपरेशन, कन्फॉर्मिंग का मतलब होता है एडजस्टमेंट और परफॉर्मिंग का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एडजस्टिंग लिखा हुआ यानी कि एडजस्टमेंट होगा। तो एडजस्टमेंट के लिए किस में आता है, तो कन्फॉर्मिंग में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन में, विच वन इज जोहारीज विंडो कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्ड एंड इनकम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट। तो एरिया, एरेना, क्लोज, डार्क, ब्लाइंड। आइए जरा एक बार जोहारी विंडो को कंसेप्ट को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपके सामने है जोहारी विंडो जो कि लुप्ट एंड इनकम ने दिया था। आप देख सकते हैं नोन टू अदर एंड नोन टू सेल्फ में है एरेना, नोन टू अदर नॉट नोन टू सेल्फ है ब्लाइंड, नॉट नोन टू अदर एंड नोन टू सेल्फ में है क्लोज। तो प्राइवेट का मतलब क्या हुआ, जो कि हमें पता है लेकिन दूसरे लोगों को नहीं पता है दोस्तों, तो वो क्या होगा, हमारा क्लोज होगा। तो इस टेबल को आप लोग दिमाग में रखिएगा दोस्तों। एक है एरेना, एरेना मतलब कि दोनों को पता है, ब्लाइंड का मतलब कि हमें नहीं पता है लेकिन बाकी लोगों को पता है। फिर तीसरा है क्लोज, क्लोज का मतलब कि केवल हमें पता है बाकी लोगों को नहीं पता है, और यदि किसी दोनों को नहीं पता है तो वो डार्क कहलाता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ कहा गया है प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब कि मुझे पता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता है, तो ये आ जाएगा क्लोज के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोज। आइए अब हम लोग एक केस स्टडी करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके बाद हम लोग केस स्टडी करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं। रवि इज वर्किंग एज जनरल मैनेजर ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन। ही इज ट्रस्टवर्दी, ओपन टू अदर आइडियाज एंड एक्सेप्ट सजेशन एंड हैव बेटर सेल्फ अवेयरनेस। तो रवि के बारे में कहा गया है कि वो जनरल मैनेजर है किसी एबीसी कंपनी का, वो ट्रस्टवर्दी है, वो आइडियाज से ओपन है और वो क्या करता है, सजेशन को एक्सेप्ट करता है, उसे बेटर सेल्फ अवेयरनेस है और अच्छा फीडबैक लेता है दूसरों से और अच्छा डिस्क्लोजर बताता है दोस्तों। तो मिस्टर रवि जो है किस स्टेज में है, एरेना में है, क्लोज में है, ब्लाइंड में है या नहीं तो डार्क में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ, मैं भी डिस्क्लोज कर रहा हूँ और दूसरे की बातों को भी मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं भी दूसरे को नोन हूँ और खुद को भी नोन, तो उसे एरेना कहा जाता है दोस्तों। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एरेना। यदि मान लीजिए कि मैं प्राइवेट चीज़ों को प्राइवेट रख रहा हूँ, अपने तक ही रख रहा हूँ, तो मैं किस स्टेज में हूँ, मैं हूँ दोस्तों क्लोज स्टेज में। और यदि मान लीजिए कि दूसरे लोग केवल जान रहे हैं मेरे बारे में और मैं खुद अपने अपने आप को नहीं जान रहा हूँ, तो वो है हमारा ब्लाइंड स्टेज। तो यही है दोस्तों हमारा जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट। अब हम लोग एक केस स्टडी को देखते हैं। मिस्टर श्री प्रसाद इज इन चार्ज ऑफ एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एबीसी बैंक। तो मिस्टर श्री प्रसाद जो है वो एबीसी बैंक के एचआर डिपार्टमेंट के चार्ज हैं। इज ऑफ ओपिनियन दैट ऑल यंगस्टर ऑफ टुडेज आर यूजलेस एंड हैव नो कैरेक्टर। टिल रिसेंटली ही हैड नो प्रॉब्लम बिकॉज हिज बैंक हैज स्टॉप रिक्रूटिंग। तो मिस्टर शिव प्रसाद ये मानते हैं कि जो भी अभी नए यंगस्टर आ रहे हैं बैंक में वो यूजलेस हैं और उनके पास कोई कैरेक्टर नहीं है, चरित्रहीन है। ठीक है, और उनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि बैंक ने रिक्रूटमेंट को स्टॉप कर रखा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब रिक्रूटमेंट फिर से चालू हुआ और मिस्टर श्री प्रसाद को टास्क दिया गया इंडक्शन ट्रेनिंग देने का। जो नए नए लोग आएंगे उन्हें इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना काम दिया गया मिस्टर श्री प्रसाद को। उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो साफ साफ झलक रहा था उनके इंटरेक्शन में। द न्यू ट्रेनी अप्रोचेज द प्रिंसिपल ऑफ एसटीसी। जो नया ट्रेनी था वो एसटीसी के प्रिंसिपल के पास, एसटीसी यानी कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के पास अप्रोच किया और उसने एक्सप्लेन किया उनका एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, अब यही एटीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, एटीट्यूड हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। ऑप्शन ए इमोशनल, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशनल, ऑप्शन सी बिहेवियरल, ऑप्शन डी एजुकेशनल, ऑप्शन ई ऑल द अबव, ऑप्शन एफ ए बी एंड सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग इसी सेशन में डिस्कस किए हैं। एटीट्यूड को हम लोगों ने बताया था कि एक होता है इमोशनल, एक होता है इंफॉर्मेशनल और एक होता है बिहेवियरल। एजुकेशनल टाइप का कोई एटीट्यूड नहीं होता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द स्टूडेंट्स वांट टू नो वेदर एटीट्यूड कैन बी चेंज।
स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि क्या एटीट्यूड बदला जा सकता है। तो ऑप्शन को देखिए, यस इट कैन बी चेंज, बी कर रहा है नो कैन नॉट बी चेंज, सी कर रहा है दो डिफिकल्ट बट कैन बी चेंज, और डी कर रहा है कांट बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग, कैन बी चेंज थ्रू ट्रेनिंग। तो दोस्तों हम लोगों ने एटीट्यूड वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि एटीट्यूड को हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट है बदलना, लेकिन फिर भी इसको बदला जा सकता है। तो 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है वन ऑफ द वीपन टू चेंज एटीट्यूड इज। तो एटीट्यूड को कैसे बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए, ऑफर मॉनेटरी इंसेंटिव, पैसा देकर, बी कर रहा है थ्रेटन मतलब कि डरा कर, सी कर रहा है इग्नोर द पर्सन, पर्सन को इग्नोर कर दो, और डी कर रहा है गिविंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। देखिए फियर से भी एटीट्यूड बदलता है, डर से, लेकिन यहाँ पे डरा के नहीं बदलता है दोस्तों। डरने के कारण मैंने बताया था, डर के कारण बदलता है। कभी आप किसी को फैक्ट बताइए तो उससे बदलता है दोस्तों एटीट्यूड लोगों का। 4th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एटीट्यूड चेंज कैन बी ट्राइड थ्रू। ऑप्शन ए इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड्स एंड पीयर्स, ऑप्शन बी ओपिनियन लीडर्स, ऑप्शन सी को-ऑप्टिंग द पीपल इन डिसीजन मेकिंग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों एटीट्यूड वाले टॉपिक में मैंने समझाया था कि एटीट्यूड को चेंज को यदि आपको ट्राई करना है तो आप दोस्तों का प्रभाव पड़ेगा, या पीयर्स का प्रभाव पड़ेगा, ओपिनियन लीडर्स उनका प्रभाव पड़ेगा, और को-ऑप्टिंग। ये तीनों के तीनों मेथड्स हैं एटीट्यूड को बदलाने के लिए। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों इसी से रिलेटेड, वो है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द फॉलोइंग कैरियर रोल। तो दोस्तों हमें कैरियर रोल को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग समझते होंगे, नीचे से लेके ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्सर, कलीग, अप्रेंटिस और मेंटर। इसी चैनल में इसी वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि ये जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो कैसे होगा। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अप्रेंटिस, जो कि जॉब के शुरुआत में फेज में होता है। उसके बाद वो कलीग बनाता है, यानी कि और भी लोगों के साथ मिलता जुलता है, तो कलीग आएगा। उसके बाद आएगा मेंटर। मेंटर की में वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन को शुरू करता है। और लास्ट में आता है स्पॉन्सर। अब वो बड़ा बड़ा टास्क करना शुरू करेगा दोस्तों, इसलिए लास्ट में आता है दोस्तों हमारा स्पॉन्सर। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर, स्पॉन्सर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए हम लोग आज केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। मिस्टर ए सीनियर सिटीजन अराइव्स इन द बैंक इन अ फुल मूड. He complains that it is very hot outside. The manager put out that the heat is in fact lesser this year in comparison with the last year. Mr. A gets up and goes away irritated. How do you classify the transaction as per Eric Berne theory of life position? तो क्या कहा गया है कि मिस्टर ए हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं, वो किसी बैंक में आए और उनको वो कंप्लेन किया कि बाहर बहुत गर्मी है। तो मैनेजर साहब जो थे बैंक के, उन्होंने बोला कि इस साल जो गर्मी है वो पिछले साल से ज़्यादा है। तो इसके कारण क्या हो गया, मिस्टर ए उठ गए और वो बाहर चले गए, इरिटेट हो गए। तो आप कैसे क्लासीफाई कीजिएगा इस ट्रांजेक्शन को एज पर एरिक बर्न थ्योरी ऑफ लाइफ पोजीशन। ऑप्शन ए देखिए, मिस्टर ए वॉज इन क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेज। ऑप्शन बी देखिए, मैनेजर वॉज इन एडल्ट ईगो स्टेट। ऑप्शन सी देखिए, इट वॉज क्रॉस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन डी देखिए, ऑल द करेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इस चीज़ों को करेक्ट ऑप्शन को पता करें, एक बार क्रिटिकल ईगो स्टेट से हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों हम लोग ईगो स्टेट को। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि 3 मेजर ईगो स्टेट हैं, ठीक है दोस्तों। एक है पेरेंट, एक है एडल्ट और एक है चाइल्ड। आइए थोड़ा सा समझ लें पेरेंट के बारे में। मैंने क्या बताया था कि ये जो है पेरेंट ईगो स्टेट में क्या होता है, ये बिहेवियर को रेगुलेट करता है, या हमारा इथिकल बिहेवियर है, या जो कॉन्साइंटस बिहेवियर है, ठीक है, चेतना जो जिसे कहते हैं हम लोग, वो पेरेंट स्टेट में आता है। एडल्ट में क्या होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसे प्रोसेस करते हैं। तो जो हमारा एनालिटिकल और रैशनल ओरिएंटेशन है वो एडल्ट स्टेज का है। और चाइल्ड स्टेट में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होता है दोस्तों। और उसके बाद मैंने बताया था ट्रांजेक्शन एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक क्रॉस होता है। तो क्रॉस ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक तरह का समझिए कि क्रॉस क्वेश्चनिंग। मैं जो बता रहा हूँ आप उससे सहमत नहीं है, और आप जो बता रहे हैं उससे हम सहमत नहीं है, तो हम दोनों में मतभेद है दोस्तों। तो ऐसे केस में क्रॉस ट्रांजेक्शन होता है। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। तो देखिए क्रॉस ट्रांजेक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, क्रॉस डिजायरेबल नहीं है दोस्तों और कॉम्प्लीमेंट्री डिजायरेबल है। तो बस इन इन ये थ्योरी सफिशिएंट थी। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन कर रहा है मिस्टर ए वाज इन क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। जी हाँ, बिल्कुल सही। दोनों के देखिए, ए हो चाहे मैनेजर हो, दोनों के दोनों पेरेंट स्टेट में हैं, ठीक है दोस्तों। और लेकिन जो मिस्टर ए हैं वो क्रिटिकल, उनका थाउट ही क्रिटिकल है, वो हमेशा इरिटेटिंग रहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसीलिए उनके लिए क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट करना बिल्कुल सही है। और दोस्तों बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर भी ईगो स्टेट पेरेंट ईगो स्टेट में, लेकिन वो एडल्ट ईगो स्टेट में है दोस्तों। और ये ट्रांजेक्शन क्रॉस ट्रांजेक्शन था। तो यानी कुल मिलाकर तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर गोपाल इज अ ब्रांच मैनेजर इन एबीसी बैंक। ही हैज परफॉर्म्ड वेल इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड हैज बीन रिवार्डेड वेल बाय द बैंक। He is expected to do well this year also and expect that he will get rewarded this year also. This expectation can be explained by। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो पूछा गया है कि कौन सा थ्योरी है। ऑप्शन को देखिए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, पॉटर्स मॉडल फॉर सेटिस्फैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या कहा गया है कि गोपाल जो है ब्रांच मैनेजर है किसी बैंक में, उन्होंने पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया और उनको उसका अवार्ड भी मिला। अब इस साल भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनके उसका रिवार्ड मिलेगा। तो ये कौन सा थ्योरी कहता है। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग एक बार थ्योरी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी मोटिवेशन के थ्योरी और मोटिवेशन में रीइंफोर्समेंट थ्योरी को समझा था। उसमें क्या बताया था मैंने, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंस दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन। तो जहाँ तक बात है इस क्वेश्चन में, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिस्टर गोपाल ने जो पिछला साल अचीवमेंट किया था अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम चीज़ इस साल भी होगा, इस साल भी वैसा ही सिचुएशन होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि दो अलग अलग सिचुएशन है और सिमिलर इन नेचर है। तो ऐसे केस में हमारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी काम आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीइंफोर्समेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द मॉडल नॉर्मली यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन इज नोन एज डैश एंड द मॉडल यूज्ड टू टीच एडल्ट इज नोन एज डैश। ऑप्शन को देखिए, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, एंड्रागॉगी, पेडागॉगी, मॉन्टेसोरी एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि जिस मॉडल से हम लोग चिल्ड्रन, जो मॉडल का यूज किया जाता है चिल्ड्रन को समझाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं पेडागॉगी, एंड जिस मॉडल का यूज किया जाता है एडल्ट को समझाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एंड्रागॉगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेडागॉगी फर्स्ट होगा और एंड्रागॉगी लास्ट में होगा। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, मिस्टर रामाकृष्णन वर्क एज क्लर्क इन एबीसी बैंक। He never look at the salary slip, does not demand overtime, and put in nearly 20 extra hours per week in the bank, helping computer department with new programs. At what level are his needs from the Maslow hierarchy of needs? तो क्या कहा गया है कि मिस्टर रामाकृष्णन क्लर्क के तौर पर काम कर रहे हैं किसी एबीसी बैंक में। उन्होंने कभी भी सैलरी स्लिप को नहीं देखा और ना ही उन्होंने ओवरटाइम का डिमांड किया, और एक्स्ट्रा 20 घंटा पर वीक वो दे रहे हैं बैंक में। किस रूप में? वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं। तो आप बताइए, मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी से उनका जो लेवल, उनका जो नीड का जो लेवल है, वो किस लेवल पे है उनका नीड? हम लोगों ने देखा था 5 लेवल था दोस्तों। तो जरा देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है सोशल, ऑप्शन बी कर रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन सी कर रहा है सेफ्टी, और ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ द अबव। तो आइए सबसे पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लें इस मास्लो हायरार्की थ्योरी को और फिर इसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने 5 मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर 5 नीड्स को पढ़ा था। एक था साइकोलॉजिकल, यानी कि जिस लेवल पे हमें फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, नाम से ही क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आता है सोशल मतलब कि फ्रेंडशिप, पीयर, वर्क ग्रुप, ये सब हमारे आते हैं सोशल नीड्स में। इसके बाद आते हैं दोस्तों सेल्फ स्टीम, यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, जॉब टाइटल, ये सब आते हैं सेल्फ स्टीम में। और सबसे लास्ट आता है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है? एबिलिटी टू अकम्प्लिश एंड अचीव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हमारा जो कैरेक्टर है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर रामाकृष्णन की, तो उनका सेफ्टी नीड नहीं है। इस जैसा सिचुएशन हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसके अकॉर्डिंग, उनका साइकोलॉजिकल नीड नहीं है दोस्तों, उनका हमारा सोशल नीड नहीं है ये, उनका सेफ्टी नीड नहीं है ये, बल्कि उनका ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मिसेस चंपा ज्वाइंड स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, प्रोबेशनरी क्लर्क in 1998. She was promoted as junior officer in 2003. Subsequently, she chose not to go for any further promotion. She has chosen dash career concept. तो दोस्तों हम लोगों ने कैरियर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लीनियर, प्लेटियो और भी डिफरेंट तरह के कैरियर पैटर्न थे। इसको मैंने पिछले लेसन में भी डिस्कस किया था, इसलिए आज हम लोग दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है कि मिसेस चंपा ने स्टेट बैंक ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया क्लरिकल पोजीशन पे 1998 में। उन्होंने एक प्रमोशन लिया, ऑफिसर बनी वो 2003 ईस्वी में। अब वो सोची कि अब उन्हें फर्दर प्रमोशन नहीं लेना है, तो उन्होंने कौन सा कैरियर कंसेप्ट को चूज किया? ऑप्शन को देखिए, लीनियर, ऑप्शन बी है स्टेडी स्टेट, ऑप्शन सी है ट्रांजिटरी, ऑप्शन डी है स्पाइलर। तो दोस्तों लीनियर में मैंने क्या समझाया था? लीनियर में ये होता है कि आपने किसी पोजीशन पे ज्वाइन किया और आप केवल ऊपर भागते जा रहे हैं, तो वो लीनियर कहलाता है।
फिर अगला आता है ट्रांजिटरी। तो दोस्तों ट्रांजिटरी में मैंने क्या समझाया था, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, एक संस्था को ज्वाइन किया, आप क्या किए, आप फिर दूसरे संस्था को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर तीसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, इसे ट्रांजिटरी कहते हैं। और स्पाइरल में क्या बताया था, आपने एक संस्था को ज्वाइन किया, उसमें प्रमोट हुए, फिर आपने दूसरे संस्था में ज्वाइन किया, उसमें भी प्रमोट हुए, ऐसे करके आप संस्था भी बदल रहे हैं और ऊपर भी भाग रहे हैं, तो इसे हम लोग स्पाइरल कैरियर कहते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन का सवाल है, तो इस क्वेश्चन में जहाँ तक बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है, क्योंकि उसने क्या किया, एक प्रमोशन लिया और फिर वहीं रुक गई, तो इसे ही कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट कैरियर पैटर्न। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस अटैच टू जॉब आर एग्जांपल ऑफ डैश फैक्टर एज पर हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो दोस्तों हर्ट्जबर्ग का मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी था, हम लोगों ने 2 फैक्टर थ्योरी स्टडी किया था दोस्तों। तो पूछा गया है कि सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और स्टेटस ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन को देखिए, ए ऑप्शन कर रहा है हाइजीन, बी कर रहा है मोटिवेशन, सी कर रहा है इंकरेजिंग और डी कर रहा है लग्जरस। तो आइए एक बार हर्ट्जबर्ग थ्योरी को एक बार सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हर्ट्जबर्ग थ्योरी में मैंने समझाया था, आप लोगों को ये चार्ट बताया था, एक मोटिवेशन फैक्टर होता है और एक हाइजीन फैक्टर होता है। मोटिवेशन के अंदर प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट आती हैं, और हाइजीन के अंदर क्वालिटी ऑफ सुपरविजन, पे, कंपनीज पॉलिसी, फिजिकल वर्किंग कंडीशन और जॉब सिक्योरिटी आती है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चंस में आते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये मोटिवेशन में तो आता नहीं है, ये आता है हमारा हाइजीन में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइजीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किया है वो कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। तो यदि आप नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एक लाइन को समझ रहे हैं, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बनाने में सफल होंगे। तो जरूरी ये है कि हम लोग नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, एक एक लाइन उसमें जो है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है उसमें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को नोट्स की आवश्यकता है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7th नंबर में। मिस्टर मोहन चंद्र AGM वाज एन ऑटोक्रेटिक बॉस, ये केस स्टडी है दोस्तों। तो मिस्टर मोहन चंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि वो AGM है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, और वो ऑटोक्रेटिक हैं, और वो फुल कंट्रोल चाहते हैं अपने अपने डिसीजन पे। 4 ऑफिसर उनके अंदर हैं, एक मिस्टर स्वामीनाथन, मिस्टर घोष, मिस्टर मेहता और मिस्टर पाटिल, वो उनके अंदर काम कर रहे हैं, मिस्टर मोहन चंद्रा के अंदर। अब देखिए, अब सभी का कैरेक्टर बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है मिस्टर स्वामीनाथन का, कि वो जो है सिस्टमेटिक हैं और इफिशिएंट वर्किंग है, और वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताते हैं करेक्टली बताते हैं, और जो भी डिसीजन लेते हैं उसके पीछे उसका रीजन समझाते हैं। तो ये कैरेक्टर है मिस्टर स्वामीनाथन का। अब बात करते हैं मिस्टर चंद्रा का। वो क्या करते हैं, वो अपना केसेस को क्लियर करते हैं बिना किसी से ज़्यादा क्वेरी पूछे। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर घोष का। मिस्टर घोष जो है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में बिल्कुल नए हैं, और उनको उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है क्रेडिट एरिया का। तो वो क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं अपने कलीग से और अपने सीनियर से, और वो जो है फ्रिक्वेंट फायरिंग से प्रोन है, मतलब लोग उन्हें ही डांटते हैं, उनके बॉस जो है उन्हें सबसे ज़्यादा डांटते हैं। अब बात करते हैं मिस्टर मेहता का। वो एक स्ट्रॉन्ग मैन है, आर्गुमेंटेटिव मैन है, वो अपना स्टैंड लेते हैं अपने रिएक्शन पे, हमेशा अपना स्टैंड लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने चारों पर्सन का कैरेक्टर देख लिया, और 5वां तो था जो बॉस था उसका भी कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा देखिए क्या कहा गया है कि जो हमारे मिस्टर मेहता थे, ठीक है दोस्तों, वो क्या बिलीव करते हैं कि जो मिस्टर मोहन चंद्रा हैं, जो उनका जो नॉलेज है वो सुपरफिशियल है, और वो हमेशा उनको चैलेंज करते हैं अपने डिसीजन को अलग चेंज करने के लिए। और मिस्टर पाटिल जो है वो दूसरे कैरेक्टर थे, वो भी बहुत कैजुअल थे अपने अप्रोच में। ही यूज्ड टू ऑलवेज इन पास्ट ग्लोरी, वो अपने पिछले ग्लोरी को याद करते रहते थे, अपने पिछले अचीवमेंट को याद करते रहते थे, और किसी भी चीज़ को कंडेम करते थे दोस्तों, किसी भी चीज़ को जो है उसे वो कंडेम करते थे, और फिर दूसरे के डिसीजन को भी वो कॉन्डेम करते थे दोस्तों। तो दोस्तों ये सब हमारे पास एक कुछ केसेस दी गई हैं। अब देखिए उसकी बेसिस से पहला क्वेश्चन क्या है, बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर मेहता फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर मेहता। तो अब एक बार मोहन चंद्रा को देखिए और मिस्टर मेहता को देखिए, किसके व्यू पॉइंट से, तो मिस्टर मेहता के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए देखिए, आई एम ओके यू आर ओके। ऑप्शन बी देखिए, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। सी देखिए, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। और डी कह रहा है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। तो दोस्तों मोहन चंद्रा तो हमारे बॉस थे, ठीक है, हम लोगों ने देखा ही था उनका कैरेक्टर कैसा था। उनका कैरेक्टर था कि वो दूसरे पे जो है अपना डिसीजन दूसरे पे थोपते थे, जो वो कहेंगे वही सही है। और मिस्टर मेहता को भी हम लोगों ने देखा है, सबसे लास्ट वाला जो कैरेक्टर थे वो आर्गुमेंटेटिव मैन थे, वो हमेशा जो है उसके अगेंस्ट बोलते थे, मोहन चंद्रा के अगेंस्ट बोलते थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ही यूज्ड टू चैलेंज हिम फॉर डिफरिंग फ्रॉम हिज डिसीजन।
तो बस ये लाइन काफ़ी है समझने में। आप बताइए मिस्टर मेहता के संदर्भ में आप क्या कहिएगा? आप यही कहिएगा कि मैं सही हूँ लेकिन तुम सही नहीं हो। वो हमेशा मोहन चंद्रा को ऐसा ही तो कहेंगे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आई एम ओके यू आर नॉट ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि कैसे इस थ्योरी को हम लोगों ने देखा था। लाइफ के पोजीशंस को 5 पोजीशंस होते हैं, वही जो हमने सामने आपके लिखा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इन सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर पाटिल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर पाटिल। ऑप्शन सब वही है। तो अब आ जाइए, मोहन चंद्रा को ले लीजिए और पाटिल को ले लीजिए। तो पाटिल के रिस्पेक्ट में आप जरा देखिए पाटिल के बारे में क्या कहा गया है। उनका भी काम वही था, वो भी दूसरे के डिसीजन को क्या करते थे, कॉन्डेम करते थे, गलत साबित करते थे दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए भी सेम आंसर होगा कि मैं सही हूँ लेकिन तुम सही नहीं हो, आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिटवीन मिस्टर मोहन चंद्रा एंड मिस्टर स्वामीनाथन। तो दोस्तों याद कीजिए स्वामीनाथन हमारे सबसे पहले कैरेक्टर थे और वो उनका डिसीजन रैशनल होता था। यदि वो गलती करते थे तो मानते थे कि मैं गलती किया हूँ। ठीक है दोस्तों। तो मिस्टर स्वामीनाथन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेक्ट होगा, आई एम ओके एंड यू आर ओके। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है। और लास्ट देखते हैं बिटवीन मिस्टर चंद्रा एंड मिस्टर घोष। तो मिस्टर घोष का देखिए एक बार कैरेक्टर क्या था, एक बार रिकॉल कीजिए मिस्टर घोष का कैरेक्टर दोस्तों। तो मिस्टर घोष के बारे में क्या कहा गया है कि उनको, वो नए थे क्रेडिट डिपार्टमेंट में और उनको बार बार जो है झेलना पड़ता था दूसरे का जो भी ये था फायरिंग था उन्हें झेलना पड़ता था दोस्तों। तो मिस्टर घोष और मिस्टर चंद्रा के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए होगा आई एम नॉट ओके। ठीक है, मैं सही नहीं हूँ लेकिन तुम सही हो। ठीक है, क्योंकि वो नए थे क्रेडिट डिपार्टमेंट में और ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे, इसीलिए वो कहेंगे आई एम नॉट ओके। उनका जो लाइफ पोजीशन है वो मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। तो उम्मीद है दोस्तों ये 4 क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया होगा। मैं बेसिकली वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप लोग आपको एक्सपोजर सभी तरह के क्वेश्चन का मिल पाए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साइकोएनालिटिकल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉयड। As per Freud, every individual personality has 3 components, which can be called ID, ego and superego, according to theory. Obvious सी बात है, क्वेश्चन साइकोएनालिटिकल थ्योरी से पूछा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि 3 कंपोनेंट होते हैं, ID, ego and superego। तो ID इज द, ऑप्शन ए कह रहा है ID इज द फाउंडेशन ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ऑप्शन बी कह रहा है ID इज द बेसिक और एनिमल इन नेचर। ऑप्शन सी कह रहा है ID डिमांड्स प्लेजर सून एज इट फील्स लाइक। ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आइए एक बार साइकोएनालिटिकल थ्योरी को एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने समझाया था आप लोगों को साइकोएनालिटिकल थ्योरी को। ठीक है, इसमें जो कहा गया था कि ह्यूमन बिहेवियर 3 साइकोएनालिटिकल एलिमेंट से बना हुआ है, एक है आईडी, एक है ईगो और एक सुपर ईगो। देखिए ये डायग्राम समझिए दोस्तों, मैंने बताया था कि जो हमारा आईडी और सुपर ईगो है वो अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट है और ये ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। तो देखिए दोस्तों समझ सकते हैं ये नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इसी नोट से क्वेश्चन पे आपको मिल रहे हैं। तो इसे एक एक लाइन को समझना काफ़ी आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, मैंने आईडी में क्या बताया था कि आईडी हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो ईगो है दोस्तों वो हमारा कॉन्शियस माइंड है और जो सुपर ईगो है वो हमारा हायर रेस्ट्रेनिंग फोर्स है। ठीक है, ये 3 चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि आईडी जो है अनकॉन्शियस माइंड का फाउंडेशन है, बिल्कुल सही। आईडी जो है एनिमल और बेसिक नेचर है, बिल्कुल सही। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये इसका ऑथर कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका ऑथर है अपने पीटर ड्रकर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, लैंड टुमारो का ऑथर कौन है? तो ऑथर है हमारे पीटर ड्रकर। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और भी पॉइंट याद रखना चाहिए कि चार्ल्स बैबेज, देखिए कुछ कीवर्ड है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर है पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल कंपोनेंट इज बिकमिंग द की फैक्टर टू सक्सेस ऑफ स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये पीपल कंपोनेंट जो है वो की फैक्टर होता है किस स्ट्रेटजी के लिए? तो सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सेलेंस अचीव करने के लिए या सोशल स्टेटस के लिए? तो दोस्तों और लास्ट ऑप्शन है हमारा सभी के लिए, यानी कि ए, बी एंड सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीनों, यानी कि आपको सर्वाइवल करना है या ग्रोथ करना है या एक्सेलेंस अचीव करना है तो आपको पीपल कंपोनेंट जो है की फैक्टर होता है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये डेफिनेशन है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द रैशनल कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल फॉर अचीविंग ऑफ सम कॉमन एक्सप्लिसिट पर्पस और गोल थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शन एंड थ्रू हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन बाय। तो देखिए ये डेफिनेशन किसने दिया है? ए.के. राइस, एब्राहिम मैस्लो, एडगार स्किन और पीटर एफ ड्रकर। तो दोस्तों ये डेफिनेशन दिया गया है एडगार स्किन के द्वारा। तो कुछ डेफिनेशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है, किसने दिया है? तो एडगार स्किन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में
कुछ चीज़ों को अपने ध्यान में रखा जाता है। पहला है गिवन गोल, दूसरा है स्ट्रक्चर, तीसरा है एक्सप्लिसिट रोल, चौथा है रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। अब बताना है आपको कि कौन सा इसको किस ऑर्डर में रखा जाता है, यानी कौन सा इसमें ऑर्डर में लिया जाता है। तो पहला कह रहा है 1 to 4 ऑल, दूसरा कह रहा है दोस्तों 1 to 3 ऑल, तीसरा कह रहा है 1 and 3 ओनली, और चौथा कह रहा है 2 and 4 ओनली। तो दोस्तों याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को, गिवन गोल को, स्ट्रक्चर को, एक्सप्लिसिट रोल को, रिलेशनशिप को, ताकि हम लोग एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कर सकें, इन चारों को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर रॉबर्ट ओवन मैनेजर्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वाइटल मशीन आर। तो देखिए रॉबर्ट ओवन ने मैनेजर का बेस्ट इन्वेस्टमेंट और वाइटल मशीन किसे कहा है, इम्प्रोवाइज टूल को, लाइन मैनेजर को, वर्कर को, या मॉडर्न टेक्नोलॉजी को। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वर्कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द अर्ली एडवोकेट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो याद रखिएगा डिवीजन ऑफ लेबर के अर्ली एडवोकेट कौन थे, तो वो थे हमारे चार्ल्स। तो दोस्तों इस पार्टिकुलर एमसीक्यूज के द्वारा आपका हर एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, जो भी चीज़ आपने पढ़ा है या यदि आपका कुछ छूट भी गया है तो उसे भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज, मेरा पर्पज़ यही है सो दैट वी कैन रिवाइज ईच एंड एवरी कंसेप्ट। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन है, डिवीजन ऑफ लेबर का किसने एडवोकेट किया था दोस्तों, तो ये एडवोकेशन दिया था चार्ल्स बैबेज ने, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेडरिक टेलर गिव कंसेप्ट ऑफ। तो टेलर ने कौन सा कंसेप्ट दिया था दोस्तों, तो याद रखिएगा टेलर ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर, टाइम एंड मोशन स्टडी, बोथ ए एंड बी, और लास्ट का रहा है कि नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों याद रखिएगा टेलर के द्वारा दिया गया कंसेप्ट था वो था बोथ ए एंड बी, डिवीजन ऑफ लेबर भी दिया उन्होंने और टाइम एंड मोशन स्टडी भी दिया, ठीक है, फ्रेडरिक टेलर। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किन्हें कहा जाता है, डेमिंग को, बर्न्स को, और टेलर को या हॉथॉर्न को। तो दोस्तों याद रखिएगा टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। जो हम लोगों ने फ्रेडरिक टेलर का बात किया ना, उन्हीं का बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉथॉर्न स्टडी का कंसेप्ट किसने दिया था, टेलर ने, बैबेज ने, एल्टन मायो ने, पीटर ड्रकर ने। तो याद रखिएगा एल्टन मायो ने हॉथॉर्न स्टडी का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉथॉर्न स्टडी जो है क्या डिपिक्ट करता है, इफेक्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन परफॉर्मेंस, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन, ऑल द गिवन ऑप्शन। तो हॉथॉर्न स्टडी किस वर्क एनवायरनमेंट का इफेक्ट कहाँ पे डिपिक्ट करता है, तो याद रखिएगा ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपिक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस स्टडी अंडरटेकन बाय यूएस सोशल साइंटिस्ट एल्टन मायो एंड फ्रिज रॉयथल्सबर्ग एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट इन चिकागो इज नोन एज साइंटिफिक स्टडी, बिहेवियरल स्टडी, हॉथॉर्न स्टडी, ऑर्गेनाइजेशन स्टडी। तो याद रखिएगा एल्टन मायो के द्वारा जो स्टडी दिया गया था उसका करेक्ट आंसर है हॉथॉर्न स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल एक्टिविटीज पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट में सबसे फंडामेंटल एक्टिविटीज़ कौन सा है दोस्तों, पहला है एक्वायरिंग, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा इवेल्युएटिंग, चौथा कंपेंसेटिंग। ऑप्शन है 1 to 4 ऑल, 1 to 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली। तो याद रखिएगा दोस्तों पीपल मैनेजमेंट में 2 and 4 ओनली, यानी कि देखिए इसमें से है अपना ट्रेनिंग और कंपेंसेटिंग, इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक्वायरिंग और इवेल्युएशन हमारा फंडामेंटल एक्टिविटी नहीं आता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैचेस मैनेजमेंट थ्योरी एंड अप्रोच टू पीपल एम्प्लॉयमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। ये फॉल्स है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू राइज ऑफ यूनियन, ये ट्रू है। देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच इज द फाउंडेशन ऑफ प्रेजेंट डे कंसेप्ट ऑफ HRM, फॉल्स। पीपल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑलवेज रिसीव्ड ड्यू अटेंशन, फॉल्स। तो दोस्तों आपको बताना क्या है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मैच कर रहा है। तो याद रखिएगा इसमें जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है, बाकी सब गलत है। कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू राइज ऑफ यूनियन, ये फॉल्स होना चाहिए। पीपल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑलवेज रिसीव्ड ड्यू अटेंशन, दोस्तों ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी हमारा सही है, बाकी सब गलत है। HRD का फॉलोइंग सब सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, मेंटेनेंस, और दोस्तों तीसरा है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, और ये देखिए ऑप्शन है 1 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 to 3 ओनली एंड 1, 2 and 3। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अब अपना HRD का सब सिस्टम होता है दोस्तों तीनों, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, डेवलपमेंटल भी होता है और मेंटेनेंस भी होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ HRD एज पॉइंटेड बाय राव एंड पैरिक, दोस्तों स्पेलिंग गलत हो गया है पैरिक का। कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, टीम स्पिरिट एंड फंक्शनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवर हेल्थ एंड सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटी, ऑल द अबव। तो बताइए पैरिक एंड राव के द्वारा स्पेसिफिक गोल ऑफ HRD क्या कहा गया था। तो दोस्तों ये सभी के सभी हैं, कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल, टीम स्पिरिट एंड फंक्शनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल हेल्थ एंड सेल्फ रिन्यूइंग कैपेबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट HRM और HRD के रिगार्डिंग ट्रू है? देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, देयर इज डिफरेंस ओनली इन अप्रोच एंड एम्फेसिस। HRM is subsystem of HRD. HRM deals routine function and HRD function emphasize on change management. तो बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट सही है HRM और HRD के रिगार्डिंग? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल HRM जो होता है वो HRD का सब सिस्टम होता है, ठीक है, और बाकी जो है ऐसा गलत है, कॉन्फ्लिक्ट तो है दोनों में, ठीक है, और वनली खाली अप्रोच और एम्फेसिस में डिफरेंस नहीं, और भी डिफरेंस है, और HRM डील्स रूटीन फंक्शन एंड HRD फंक्शन। दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है ट्रू रिगार्डिंग ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM इज मेनली रिलेटेड टू अंडरस्टैंड the fundamental of HRM, customer and staff behavior, the comprehensive perspective of HRM and relationship with HRD, the role of HR professional and development of HR function। तो HRM का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? HRM का ऑब्जेक्टिव है हमें कस्टमर और स्टाफ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? रूटीन फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा HRM का जो फंक्शन है वो है रूटीन फंक्शन। आप जरा इस क्वेश्चन में देखिए कि HRM डील्स रूटीन फंक्शन, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रूटीन फंक्शन जो है वो HRM का पार्ट है, एंड अदर लाइक क्लाइमेटिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ये HRD का पार्ट है। ये याद रखिएगा HRM का पार्ट कौन सा है और HRD का पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो रूटीन फंक्शन HRM होगा और ये क्लाइमेटिक, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट HRD का पार्ट है। उसके बाद दोस्तों विच आर द फॉलोइंग सब सिस्टम ऑफ HRD? ट्रेनिंग, कैरियर पाथ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑल। तो HRD का सब सिस्टम ये तीनों होते हैं, ट्रेनिंग भी होते हैं, कैरियर पाथ भी होते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेशन टू HRD? ट्रेनिंग इज द लर्निंग लीडिंग टू न्यू आइडेंटिफाइड जॉब, एजुकेशन इज द लर्निंग टू प्रिपेयर फॉर अ डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, डेवलपमेंट इज द लर्निंग फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रेजेंट जॉब, डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों HRD के बारे में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि एजुकेशन जो होता है वो लर्निंग होता है ताकि हम डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब से कंसल्ट कर सकें, ठीक है। तो देखिए ट्रेनिंग होता है एग्जिस्टिंग जॉब के लिए, डेवलपमेंट होता है फ्यूचर जॉब के लिए, और इसको मैं ट्रिक से समझा रहा हूँ। ट्रेनिंग किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग जॉब के लिए, न्यू जॉब के लिए नहीं होता है ट्रेनिंग। डेवलपमेंट होता है फ्यूचर जॉब के लिए, और एजुकेशन होता है डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। तो इसीलिए आपको आंसर भी राइट आंसर है। चलिए तो इसके साथ मैं आपको कुछ कंसेप्ट भी दे चल रहा हूँ जो आपको हेल्पफुल होगा अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, पारिक एंड राव हैव आइडेंटिफाइड डैश क्रिटिकल एट्रीब्यूट फॉर HR मैनेजर। तो कितना क्रिटिकल एट्रीब्यूट उन्होंने आइडेंटिफाई किया था? 20, 19, 21 और 22। तो दोस्तों 22 याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 22। तो 22 क्रिटिकल एट्रीब्यूट HR मैनेजर के लिए पारिक एंड राव ने क्या किया था? पारिक एंड राव ने आइडेंटिफाई किया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। द रोल ऑफ HR फंक्शनरी हैड अंडरगोन क्वालिटेटिव चेंज, HR functionary have total responsibilities about management of human resource in organization, HR functionaries are responsible for development of HR related system, HR professionals should have qualification in HRM। तो दोस्तों इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? तो डी फॉल्स, बी नंबर फॉल्स स्टेटमेंट है। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी HR फंक्शनरी का नहीं होता है, बाकी सभी स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, HR फंक्शनरी से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दैट्स आर ऑथराइज टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट। तो किसे ऑथराइज दिया गया है सबऑर्डिनेट के वर्क को डायरेक्ट करने? स्टाफ मैनेजर, लाइन मैनेजर, लीडर्स और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर है लाइन मैनेजर, यानी लाइन मैनेजर को ऑथराइज किया गया है कि वो क्या करें? सबऑर्डिनेट के वर्क को ऑथराइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIPM वाज। तो IIPM क्यों इस्टेब्लिश हुआ था? To serve as a forum for exchange of idea and experience and collection and dissemination of the principle, and to develop and spread idea concerning human values, to promote the study of personal and industrial relation problem। उसके बाद दोस्तों, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर वर्क, वेलफेयर वर्क, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि IIPM का एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों पर्पस हैं, यानी कि एक फोरम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? पर्सनल स्टडी को प्रमोट करेगा और इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम को, और ये इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया रिक्वायर्स द एम्प्लॉय और टू नोटिफाई द वैकेंसीज। तो वैकेंसीज को नोटिफाई करने के लिए कौन सी एजेंसीज हैं? अप्रेंटिस एक्ट 1961, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1958, ऑल ऑफ द। तो दोस्तों याद रखिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 जो है उसको ये काम दिया गया है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो एम्प्लॉयज़ को नोटिफाई करे वैकेंसीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर शुड फ्रेम स्टैंडिंग ऑर्डर विद द प्रोविजन फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर। यानी हर एक वो एस्टेब्लिशमेंट जिसके पास 100 से ज़्यादा वर्कर हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर को फ्रेम करेगा विद प्रोविजन किस चीज़ का? कि वो ग्रीवियंस ऑफ वर्कर को भी रीएड्रेस करेगा। तो ये किस लॉ के अंतर्गत आता है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948,
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये आता है हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। यानी इस इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत जो भी इस्टेब्लिशमेंट के पास 100 से ज़्यादा वर्कर हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर को फ्रेम करेंगे और उसके साथ ये प्रोविजन रहेगा कि वो वर्कर के ग्रीवियांस को रिएड्रेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन डैश ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्टेट्स दैट एन एम्प्लॉयर शुड ओनली रिट्रेंच एम्प्लॉय हु हैव बीन मोस्टली रिसेंटली हायर्ड। तो कौन सा सेक्शन है बताइए जो कि ये कहता है कि एम्प्लॉयर कोई वैसे एम्प्लॉय को रिट्रेंच करे जो तुरंत हायर किया गया है? 24 एक्ट, 24G, 25 एक्ट, 25G। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 25G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिस्टम डेवलप टू इन्हांस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस HRD गोल्स। तो HRD गोल्स को इन्हांस करने के लिए, अचीवमेंट को इन्हांस करने के लिए कौन सा सिस्टम को डेवलप किया गया है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक एंड काउंसलिंग, पोटेंशियल अप्रेजल, कैरियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है इन सभी चीज़ों को ही डेवलप किया गया है ताकि हम लोग HRD के गोल्स को अटेन कर सकें। आपको यदि इस पार्टिकुलर PDF की रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों मैं PDF आपको वीडियो तो फ्रीली अवेलेबल आप देख सकते हैं, हर एक वीडियो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन PDF के लिए आपको पे करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो वहाँ से आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपको एक ऑर्डर में से अरेंज करना है, पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है। ए का रहा है 3 4 2 1, बी का रहा है 2 3 1 4, सी का रहा है 1 2 3 4 और डी का रहा है 2 4 3 1। तो आप एक बार पहले खुद से सॉल्व कीजिए फिर आंसर देखिए। ये देखिए इस वीडियो को आप परफेक्टली यूज कर सकते हैं रिवीजन के लिए। मैं आपको सीक्वेंस वाइज बुक में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में पूरा मैकमिलन बुक से कंटेंट लिया गया है और उसी ऑर्डर में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो चलिए, तो आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे पहले हमारा रिक्रूटमेंट आता है, उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे और फिर प्रमोशन देंगे। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, रिक्रूटमेंट करो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, परफॉर्मेंस अप्रेज करो, फिर प्रमोशन दो। चलिए आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेप टू बी टेकन टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एवरेज परफॉर्मर। तो कोई एवरेज परफॉर्मर है उसके परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है तो कौन सा स्टेप लिया जाएगा? जॉब रोटेशन, ट्रांसफर टू अनदर लोकेशन, इम्पार्टिंग स्पेशल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए एवरेज परफॉर्मर के लिए कौन सा स्टेप लिया जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है ये सभी का सभी स्टेप आप ले सकते हो। ठीक है, यू कैन टेक ऑल दिस स्टेप्स, राइट। तो आप रोटेशन कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, स्पेशल ट्रेनिंग दे सकते हो ताकि जो है किसी भी एवरेज परफॉर्मर का परफॉर्मेंस को आप बढ़ा सकते हो। नाडलर के अकॉर्डिंग लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब इज नोन एज। तो ट्रेनिंग एजुकेशन डेवलपमेंट सेमिनार, तो ये मैंने बताया है आपको, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट। मैंने बताया है ना दोस्तों कि फ्यूचर जॉब से रिलेटेड यदि आप ग्रोथ चाह रहे हैं तो उसके लिए डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नाडलर के अकॉर्डिंग लर्निंग प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब, तो वो होता है हमारा ऑप्शन वही है, ऑप्शन एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या होता है कि आप प्रिपेयर करते हो इंडिविजुअल को डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज फॉर लर्निंग रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब। तो प्रेजेंट जॉब के लिए कौन सा लर्निंग होता है? तो ऑब्वियसली बात है ट्रेनिंग होता है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रीअरेंज करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ स्टेप्स होते हैं, तो आपके सामने स्टेप्स लिखा हुआ है, तो आपको रीअरेंज करना है। व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, व्हाट आर हु आर ट्रेनीज, व्हाट मेथड्स एंड टेक्निक, हु टू कंडक्ट द प्रोग्राम, हु आर ट्रेनर्स। बताइए इसको रीअरेंज कीजिए। देखिए लिखा हुआ ABCDEF, DECAFB, CADAFB। अब इसमें से कौन सा सही है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी। पहले क्या करेंगे हम लोग? पहले हम लोग जानेंगे ट्रेनी है कौन, उसके बाद क्या करेंगे ट्रेनर कौन है, उसके बाद क्या करेंगे क्या मेथड या टेक्निक अप्लाई किया गया है, उसके बाद करेंगे वो व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का लेवल क्या होगा, उसके बाद प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है ट्रेनिंग का, लास्ट में आता है कि कहाँ पे प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। तो ये ऑर्डर है, ये याद रखिएगा, बुक में दिया हुआ है ये चीज़। एंड्रागॉगी एडल्ट लर्निंग इज अ मोड ऑफ सब्जेक्ट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, लर्निंग सेंट्रिक, ऑब्जेक्ट सेंट्रिक। तो एंड्रागॉगी है दोस्तों लर्नर सेंट्रिक। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द एडल्ट एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज विद अ मॉडल फॉर चिल्ड्रन इट इज नोन एज। जब एडल्ट एजुकेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है चिल्ड्रन के मॉडल पे तो इसे क्या कहते हैं? चिल्ड्रन चाइल्ड मॉडलिंग, एंड्रागॉगी, पेडागॉगी, पैरागॉगी। तो याद रखिएगा चाइल्ड एजुकेशन के लिए पेडागॉगी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ नॉवेल्स आर ऑल्सो नोन एज। तो नॉवेल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी दिया था। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी उसको क्या कहते हैं? और कॉग्निटिव थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, मैकेनिस्टिक थ्योरी। तो याद रखिएगा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का दूसरा नाम है अपना ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सेट ऑफ फॉलोइंग थ्योरीज स्टेट्स दैट लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैकेनिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा थ्योरी ये कहता है कि लर्नर जो है वो लर्निंग के प्रोसेस में पैसिव है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका मैकेनिस्टिक थ्योरी। इसी मैकेनिस्टिक थ्योरी में ये कहा गया है कि जो लर्नर है वो पैसिव है लर्निंग के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किस थ्योरी में क्या कहा गया है, लर्नर इज पैसिव इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये कहा गया है किस थ्योरी में? मैकेनिस्टिक थ्योरी में। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए इसको मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। कॉग्निटिव थ्योरी में क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन। मैकेनिस्टिक थ्योरी में क्या होता है? लर्नर इज इन पैशन टू लर्न। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी में क्या होता है? पर्सनल लाइफ सिचुएशन। ये तीनों को याद रख लीजिए, ये ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हैं। कॉग्निटिव थ्योरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन, यानी ब्रेन से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मैकेनिस्टिक थ्योरी में कि लर्नर जो है वो पैसन है उसका लर्न करने का, और ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी में पर्सनल लाइफ सिचुएशन। तो ये तीनों को याद रख लीजिए आप। चलिए तो आप जरा देखिए मैकेनिस्टिक थ्योरी को क्या कहते हैं हम लोग? मैकेनिस्टिक थ्योरी कॉग्निटिव कहते हैं, बिहेवियरिक कहते हैं, ऑर्गेनिज्मिक कहते हैं या ह्यूमनिस्टिक कहते हैं। तो दोस्तों मैकेनिस्टिक थ्योरी को हम लोग कहते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ठीक है, मैकेनिस्टिक थ्योरी को क्या कहते हैं हम लोग? बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, नॉवेल्स एक्सप्लेन द फॉलोइंग 3 थ्योरी, पिक द ऑड वन, मैकेनिस्टिक, कॉग्निटिव, रिकॉन्सिलिएशन, ऑर्गेनिज्मिक। तो रिकॉन्सिलिएशन तो हमने देखा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ। तो ट्रेनिंग नीड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है? तो पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, दूसरा है प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है लार्जर रिजेक्ट फॉर जॉब डन बाय एम्प्लॉय। तो ऑप्शन ए है ओनली 1 and 2, बी है 1 and 3, सी है 2 and 3, डी है 1, 2 and 3। तो कैसे आप ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करेंगे बताइए? तो दोस्तों देखिए ट्रेनिंग नीड को यदि आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना है? परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है दोस्तों। और दोस्तों आपको देखना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा एम्प्लॉय का, उसके अप्रेजल के बेसिस पे। दूसरा है प्रोडक्टिविटी नॉर्म्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन फिक्स करती है। आपको ये देखना है कि उस नॉर्म्स को उस पार्टिकुलर एम्प्लॉय फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस दोनों फैक्ट के बेसिस पे आप ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग डन एट 4 लेवल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो इवेल्यूएशन जो ट्रेनिंग का किया जाता है वो 4 लेवल पे होता है, रिएक्शन, लर्निंग, कॉग्निटिव, फंक्शनिंग। तो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो याद रखिएगा इवेल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग कॉग्निटिव पे नहीं होता है दोस्तों, रिएक्शन पे होगा, लर्निंग पे होगा और फंक्शनिंग पे होगा, लेकिन कॉग्निटिव पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर ऑन द जॉब अफेक्ट द फंक्शनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट और रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे इवैल्यूएशन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों देखिए इवैल्यूएशन है हमारे पास कुछ, एक हमारे पास रिएक्शन लेवल है, दूसरा है लर्निंग लेवल, तीसरा है बिहेवियर लेवल और चौथा है दोस्तों फंक्शन लेवल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो कहा गया है कि पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर ऑन द जॉब अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको फाइनेंशियल बेनिफिट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये कौन से लेवल पे आता है? तो दोस्तों ये आता है हमारा फंक्शनिंग लेवल पे। नाम ही लिखा हुआ है फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को इफेक्ट कर रहा है ना, इसीलिए ये जो ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन है इसे हम लोग कहते हैं फंक्शनिंग लेवल का। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन 4 लेवल पे किया जाता है, हमें पता है। एट वन ऑफ दिस लेवल द पार्टिसिपेंट फ्रॉम द ओपिनियन अबाउट द कंटेंट। पार्टिसिपेंट अपना ओपिनियन बताता है कंटेंट के बारे में, मेथड के बारे में, ट्रेनर के बारे में और रिलेवेंस के बारे में। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन है रिएक्शन लेवल, लर्निंग लेवल, बिहेवियर लेवल और फंक्शनिंग लेवल। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन लेवल। नाम से ही देखिए ना कि आप ट्रेनिंग का आप रिएक्शन ही तो ले रहे हैं कि ओपिनियन एक तरह का रिएक्शन ही तो है कि कंटेंट कैसा है, मेथड कैसा है, ट्रेनर कौन है, रिलेवेंस क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये हमारा रिएक्शन लेवल पे होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कैरियर काउंसलिंग जो है आपके, देखिए आपके सामने एचआरएम का कुछ फंक्शन लिखा गया है। आपको ये बताना है कि कैरियर काउंसलिंग उस एचआरएम के किस फंक्शन का पार्ट है। पहला फंक्शन देखिए कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, दूसरा है प्लानिंग एंड सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग डेवलपमेंट और चौथा है मैनेजमेंट ऑफ एचआरआईएस। अब बताइए दोस्तों, ये चारों फंक्शन हैं हमारे एचआरएम के, इन चारों फंक्शन में से कैरियर काउंसलिंग किस वाले पार्ट में आता है? तो याद रखिएगा ये हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। तो याद रखिएगा कैरियर काउंसलिंग जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक पोर्शन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचआरआईएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन विद इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ। देखिए एक तरफ है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और एक तरफ है आपका इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन। तो आप दोनों को क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आप मैचिंग कर रहे हैं ये बेसिकली किसका एस्पेक्ट है? आईएएस का, एमआईएस का, एचआरआईएस का और डीवीएमएस का। देखिए आईएएस ये सब तो आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल टर्म है, लेकिन यहाँ पे एचआरआईएस करेक्ट आंसर होगा, जिसको मैंने आपको बताया है कि दोस्तों एचआरआईएस मैंने क्या बताया है आपको? एचआरआईएस मैंने आपको बताया है कि ये है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम।
जॉब एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब जॉब एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। तो दोस्तों आपको जॉब एनालिसिस के अंदर पता है कि ऑप्शन ए कर रहा है ओनली 1 and 2, बी कर रहा है 1 and 3, सी कर रहा है 2 and 3 और डी कर रहा है 1, 2 and 3। तो बताइए दोस्तों जॉब एनालिसिस के अंदर क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स देखिए जॉब एनालिसिस के अंदर हमारा ये सभी चीज़ आते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, फिर इवैल्यूएशन होगा और फिर क्या होगा, और फिर आपका पहले स्पेसिफिकेशन, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर ट्रेनिंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन में क्या करते हैं, आप डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एज, क्वालिफिकेशन, एक वर्क एक्सपीरियंस पता करते हैं। और इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि दो जॉब को आपस में कंपेयर करते हैं वेजेस के बेसिस पर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टिपिकल जॉब एनालिसिस कंप्राइज ऑफ दिस सेक्शन। तो जॉब एनालिसिस के अंदर कौन कौन सा सेक्शन आता है। पहला है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन और दोस्तों तीसरा है हमारा जॉब इवैल्यूएशन, डी का है ऑल ऑफ द। तो हमने देखा कि जॉब एनालिसिस का 3 पार्ट होता है और ये तीनों के तीनों है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है विच अमंग द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन सा पार्ट आता है, ड्यूटी परफॉर्म, जॉब समरी, जॉब आइडेंटिफिकेशन, सुपरविजन गिवन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑप्शन ए का रहा है 1, 2, 3 and 4, बी का रहा है 2, 3, 4 and 5, सी का रहा है 1, 3, 4 and 5, डी का रहा है 1, 2, 3 and 4। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जॉब डिस्क्रिप्शन में आप ये देखते हो कि देखिए आपके पास जो जॉब है उसके हर एक कंपोनेंट को जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है, ठीक है। कि वो जो जॉब है जो इंडिविजुअल को करना है उस सेटअप में उसका हर एक कंपोनेंट। तो आप बताइए कौन कौन सा कंपोनेंट होगा। तो याद रखिएगा इसका कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को छोड़कर बाकी ये चारों जो कंपोनेंट्स हैं कि ड्यूटी क्या है, जॉब का समरी क्या है, जॉब आइडेंटिफिकेशन क्या है, सुपरविजन कौन दे रहा है या क्या दिया जा रहा है, ये सभी के सभी हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 51 है विच एवर द फॉलोइंग स्टेप टू बी टेकन टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एवरेज परफॉर्मर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यदि एवरेज परफॉर्मेंस के को इन्हांस करना है तो ये तीनों चीज़ आप कर सकते हो। अब एटीट्यूड पे आते हैं। एटीट्यूड को आप 3 कंपोनेंट में डिस्क्राइब करते हो। इनमें से कौन सा चौथा, देखिए आपके सामने 4 लिखा हुआ है तो एक नहीं होगा, कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसमें जो आपके सामने ऑप्शन है इमोशनल, फॉर्मल, इन्फॉर्मेशनल और बिहेवियरल, ठीक है। एक तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल। इमोशनल होता है, इन्फॉर्मेशनल होता है और हमारा बिहेवियरल होता है, ठीक है। तो इमोशनल पे क्या होता है अब हम लोग आगे देखते हैं, उस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा एक एसएटी एनालिसिस है। एसएटी क्या है, सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग। उसमें क्या क्या स्टेप्स है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेप 2 उसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। इसको मेरे एवीएम मॉड्यूल सी का जो क्विक रिवीजन वीडियो है वहाँ पे मैंने समझाया है। चलिए तो एटीट्यूड को आप समझ गए। एटीट्यूड का 3 बेसिक कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, इमोशनल, इन्फॉर्मेशनल और बिहेवियरल होता है, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए इमोशनल में क्या होता है कि पर्सनल फीलिंग होता है, ठीक है, और या उसका इफेक्ट होता है। तो फीलिंग पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इन्फॉर्मेशनल में क्या होता है कि बिलीव या इन्फॉर्मेशन दैट एन इंडिविजुअल हैज़ अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। और बिहेवियरल में क्या होता है, पर्सनल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन। अब हम लोग एटीट्यूड की बात करते हैं। तो एटीट्यूड का फंक्शन इनमें से कौन सा है, ठीक है। एडजस्टमेंट, ईगो डिफेंसिव, नॉलेज और वैल्यू एक्सप्रेशन। आपके सामने 4 फंक्शन दिया गया है, ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए टू सी ओनली, ए टू डी ऑल। तो एटीट्यूड का फंक्शन दोस्तों इसमें है ए टू डी ऑल, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने 6 लिख दिया है, ये 4 होगा, ठीक है। यानी एडजस्टमेंट भी होता है, ईगो डिफेंसिव भी होता है, नॉलेज भी होता है और वैल्यू एक्सप्रेशन भी होता है। ये सभी के सभी हमारे एटीट्यूड के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लाइफ एडल्टहुड स्टेजेस। ये पूछा गया था 2015 में। तो पेरेंटल, यहाँ स्पेलिंग गलत है पेरेंटल का, PARENTAL होगा, इसे सही कर लेंगे। लाइफ, देखिए लाइफ स्टेजेस में से कौन से हैं, तो देखिए पेरेंटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस एक लाइफ स्टेज होता है, ठीक है। तो लाइफ स्टेज पता है आपको, एरिक एरिसन के द्वारा दिया गया था। तो एक होता है हमारा चाइल्डहुड और एक होता है हमारा एडल्टहुड, है ना, आपको पता होगा। चलिए उसके बाद है इन द लाइफ स्टेज ऑफ एडल्टहुड गाइडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप। तो बताइए आपके पास जो एडल्टहुड का जो लाइफ स्टेज है, किस स्टेज में आप जो है नेक्स्ट जनरेशन को गाइडेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो है आपका एडोलेसेंस, यंग एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और मैच्योरिटी। तो दोस्तों इसमें याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका मिडिल एडल्टहुड। तो मिडिल एडल्टहुड में क्या करते हैं आप, नेक्स्ट जनरेशन को गाइड करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब। तो दोस्तों याद रखिएगा जॉब का बेसिक एलिमेंट टास्क होता है, रोल होता है या वर्क होता है, क्या होता है बताइए। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे बेसिक एलिमेंट है आपका टास्क, ठीक है। सबसे बेसिक एलिमेंट क्या है आपका, टास्क है। मैं आपको और भी चीज़ बता देता हूँ टास्क के रिलेटेड। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों टास्क से, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा टास्क। एक मिनट इसको मैं इरेज कर दूँ।
हाँ, अब मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है आपका टास्क, उसके बाद आता है दोस्तों जॉब, उसके बाद आता है आपका पोजीशन, ठीक है, उसके बाद आता है आपका रोल, और उसके बाद आता है आपका वर्क। तो ये आप ऑर्डर याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, वो था कि एलिमेंट, जॉब का बेसिक एलिमेंट कौन सा है? तो आपने देखा जॉब का बेसिक एलिमेंट है टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेज ऑफ कैरियर रोल सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है कैरियर रोल की, तो कैरियर रोल में आपका 4 कैरियर रोल होता है, अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर और स्पॉन्सर। आपको ये बताना है कि किस स्टेज में कॉम्प्लेक्स फंक्शन करना स्टार्ट होता है दोस्तों। तो ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मेंटर। मेंटर स्टेज में क्या होता है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्टार्ट करना बिगिन कर देते हैं। अब देखिए, कैरियर रोल को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? डाल्टन, थॉमस और प्राइस के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है किसने किया है, तो ये भी याद रखिएगा, डाल्टन, थॉमसन एंड प्राइस ने किया है। अभी हमने देखा 4 कैटेगरी में किया है। हाँ, वो 4 कैटेगरी का नाम क्या है? तो अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर और स्पॉन्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज सेड टू बी द बिगिनिंग स्टेज ऑफ कैरियर। तो बिगिनिंग स्टेज ऑफ कैरियर में ऑब्वियस सी बात है, अप्रेंटिस ही तो कहेंगे। तो मेंटर, अप्रेंटिस, कलीग, स्पॉन्सर में से अप्रेंटिस हमारा सबसे बिगिनिंग स्टेज है। मिस्टर एल्बर्ट पिंटो ज्वाइंट अ पब्लिक सेक्टर बैंक एज ए क्लर्क. He got promoted as junior officer and subsequently moved up to scale 3 in the bank. Thereafter he stopped accepting promotion. तो ऐसे पैटर्न को क्या कहेंगे दोस्तों? तो जहाँ तक पैटर्न की बात है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कैरियर पैटर्न ड्राइवर के द्वारा दिया गया था। एक होता है लीनियर, एक होता है हमारा ट्रांजिटरी, एक होता है स्टेडी स्टेट, एक होता है स्पाइरल और एक होता है प्लेट्यू। 5 तरह के कैरियर पैटर्न होते हैं। तो वही सब देखिए, स्टेडी, लीनियर, स्पाइरल, प्लेट्यू। तो देखिए इसमें क्या किया, इसने पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन किया, पहले क्लर्क में ज्वाइन किया, फिर जूनियर ऑफिसर बना, फिर स्केल 3 बना, और फिर उसने प्रमोशन रोक दिया। तो इसके कैरियर पैटर्न को हम लोग कहते हैं दोस्तों प्लेट्यू कैरियर पैटर्न, ठीक है, वी कॉल इट प्लेट्यू कैरियर पैटर्न। तो कैरियर पैटर्न कंसेप्ट को मेरे एवीएम के मॉड्यूल सी के वीडियो में जाके आप रिवाइज कर सकते हैं चारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ डैश रेफर्स टू अ पर्सनल सेंस ऑफ टाइप वर्क विच एन इंडिविजुअल वांट टू परस्यू एंड व्हाट दैट वर्क और कैरियर मीन्स टू एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू स्कीन। तो दोस्तों देखिए, स्कीन की जहाँ तक बात करें, ठीक है, तो स्कीन की जहाँ तक बात करें, उसने 3 डायमेंशनल मूवमेंट बताया था, एक वर्टिकल, एक रेडियल और एक हॉरिजेंटल। तो आपसे ये कहा गया है कि इसमें से कौन सा कंसेप्ट है, कैरियर पाथ, कैरियर एंकर, कैरियर पैटर्न या कैरियर मूवमेंट, इसमें पर्सनल सेंस ऑफ टाइप वर्क आ जाता है, जो कि इंडिविजुअल परस्यू करना चाह रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कैरियर एंकर। ड्राइवर के द्वारा हु लिस्टेड पैटर्न्स एज कैरियर कंसेप्ट इफ सम इंडिविजुअल हु एंटर्स इनटू एन ऑक्यूपेशन एंड डेवलप अ प्लान फॉर अपवर्ड मूवमेंट विद द सेम प्रोफेशनल यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इज नोन एज। क्या कहा गया है? देखिए फिर से वही आपको मैंने बताया ना कैरियर पैटर्न के बारे में, तो वो ड्राइवर ने दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, कैरियर पैटर्न ड्राइवर ने दिया था, कैरियर का 3 डायमेंशनल मेजरमेंट स्कीन ने दिया, सीन ने दिया था। तो ड्राइवर के अनुसार क्या कहा गया, यदि कोई इंडिविजुअल जो कि ऑक्यूपेशन में इंटर किया और प्लान डेवलप कर रहा है कि वो खाली ऊपर जाए, तो उसे क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। लीनियर कहेंगे क्या? स्पाइरल कहेंगे? ऑब्वियसली उसे लीनियर कहेंगे, क्योंकि वो क्या चाह रहा है कि हमेशा आगे बढ़ने का। तो उसका पैटर्न जो है वो लीनियर कैरियर पैटर्न आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, अ डैश इंडिविजुअल शिफ्ट फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द प्रीवियस वन। अब बताइए, कोई इंडिविजुअल है, वो एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहा है, लेकिन दूसरा जो जॉब है वो पहले जॉब से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? स्टेडी स्टेट, ट्रांजिटरी, स्पाइरल या प्लेट्यू। तो दोस्तों उसे कहेंगे हम लोग ट्रांजिटरी पैटर्न। ये आपको चारों चीज़ क्लियर रहना है, ट्रांजिटरी पैटर्न क्या होता है, स्पाइरल क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्राइवर हु लिस्टेड पैटर्न एज अ कैरियर कंसेप्ट इफ सम इंडिविजुअल हु एंटर इनटू ऑक्यूपेशन डेवलप अ प्लान फॉर अपवर्ड मूवमेंट विद इन द सेम प्रोफेशन। तो ये हमने देखा, ये हमने कहते हैं लीनियर पैटर्न कहते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ स्पाइरल इसलिए होगा कि वो प्लान फॉर अपवर्ड मूवमेंट विद इन द सेम प्रोफेशन यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, उसे कहते हैं हम लोग स्पाइरल कैरियर पैटर्न। द कंसेप्ट ऑफ डैश रेफर्स टू पर्सनल सेंस ऑफ टाइप वर्क। तो ये हमने देखा है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कैरियर एंकर। ऐसे देखिए, कैरियर एंकर में क्या है, कैरियर एंकर के अंदर क्या है कि पर्सनल सेंस होता है टाइप वर्क का, जो कि इंडिविजुअल परस्यू करना चाहता है, ठीक है, विद इन दैट वर्क। और दोस्तों कैरियर एंकर के बारे में आपको बता दूं, कैरियर एंकर के बारे में हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर पाथ प्लानिंग के अंदर एट ईच लेवल द जॉब विच आर कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ नॉलेज स्किल रिक्वायरमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज एज अ ग्रुप, दिस इज कॉल्ड। यानी क्या कहा जा रहा है, हर एक लेवल पे जॉब जो कि आपस में तुलना किया जा सके नॉलेज के टर्म में, स्किल के टर्म में, रिक्वायरमेंट के टर्म में, तो उसको हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस ग्रुप को क्या कहते हैं? टास्क ग्रुप, जॉब फैमिली, वर्क क्लस्टर, एनी ऑफ द अबव। तो इसे हम लोग कहते हैं जॉब फैमिलीज, ठीक है। कैरियर पाथ इज अ फैसिलिटी फॉर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, राइट ऑफ एम्प्लॉय फॉर कैरियर एडवांसमेंट, फॉलोड बाय मैनेजमेंट एंड यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एम्प्लॉय, विच ऑफ दीज फीचर्स इज करेक्ट। तो कैरियर पाथ क्या होता है? 1 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3। तो दोस्तों कैरियर पाथ जो होता है वो बेसिकली होता है हमारा 1 and 3, यानी कि फैसिलिटी फॉर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय होगा, ठीक है। फॉलोड बाय द मैनेजमेंट यूनिफॉर्मली फॉर ऑल एम्प्लॉय, यानी मैनेजमेंट के द्वारा फॉलो की जाती है हर एक एम्प्लॉय के लिए यूनिफॉर्मली,
और एक फैसिलिटी होता है एम्प्लॉय के ग्रोथ के लिए, ये दोनों होता है, ठीक है। हाँ, ये हमारा कैरियर पाथ है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि कैरियर प्लानिंग को इनिशिएट कर रहा है, कैरियर पाथ मॉडल किस चीज़ का बेसिस होगा, प्लेसमेंट का, ट्रांसफ़र का, रोटेशन का या ऑल ऑफ द एयर का। तो दोस्तों कैरियर पाथ से आप ये तीनों का इनिशिएट कर सकते हो, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र और रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन के द्वारा सम इंडिविजुअल डिजायर टू बी आउटस्टैंडिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दिस इज एसोसिएटेड विद देयर स्किल इन दैट एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैरियर एंकर इट इज़। तो कैरियर एंकर का टाइप आपको पता है ना, कैरियर एंकर में एक होता है टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, सिक्योरिटी कॉम्पिटेंस और क्रिएटिव कॉम्पिटेंस, ये सब हमारे कैरियर एंकर के पार्ट होते हैं दोस्तों। तो कैरियर एंकर के बारे में क्या कहा गया है कि स्किन के द्वारा कहा गया है कुछ इंडिविजुअल का डिज़ायर होता है कि वो एक पार्टिकुलर फील्ड में आउटस्टैंडिंग हो और ये उनके स्किल्स से रिलेटेड होता है। तो इसमें से कौन सा टाइप ऑफ कैरियर एंकर है ये, तो दोस्तों ये हमारा है टेक्निकल या फंक्शनल कॉम्पिटेंस। जब कोई इंडिविजुअल सीख करता है कि एक सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट और कैरियर बाय टाइंग हिमसेल्फ टू अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और ज्योग्राफिकल लोकेशन, इट फॉल्स इन दैट कैटेगरी। अब जैसे मान लीजिए कि आप बैंक में काम करते हैं तो एक पार्टिकुलर ब्रांच आपको सूट करता है, मान लीजिए कि स्केल 1 ब्रांच है जो कि आपको सूट करता है, तो आप क्या चाह रहे हैं कि आप एक सिक्योर वर्क एनवायरनमेंट चाह रहे हैं ना। तो कैरियर एंकर के कंसेप्ट स्किन के द्वारा जो कैरियर एंकर का कंसेप्ट दिया गया है वो इसमें से कैसा कॉम्पिटेंस में आता है। पहला है टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंस, दूसरा है मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, तीसरा है सिक्योरिटी कॉम्पिटेंस, चौथा है क्रिएटिव कॉम्पिटेंस। तो नाम में लिखा हुआ है सिक्योरिटी, आप सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं, इसलिए हमारा सिक्योरिटी कॉम्पिटेंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन टेल्स अबाउट 5 कैरियर एंकर, विच वन इज 1। तो स्किन के द्वारा 5 कैरियर एंकर दिया गया था, इनमें से कौन सा एक नहीं है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी, ऑल ऑफ द। दोस्तों ये सभी के सभी हैं, इनमें से चारों के चारों हैं, ठीक है। सेंसिंग द फीलिंग ऑफ अदर, टेकिंग द एक्टिव इंटरेस्ट इन द कंसर्न, सेंसिंग द डेवलपमेंट नीड ऑफ अदर इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, दूसरे की फीलिंग को सेंस कर रहे हैं, एक एक्टिव इंटरेस्ट ले रहे हैं दूसरे के कंसर्न में, ठीक है। तो ये किस चीज़ का है पार्ट है, सेल्फ अवेयरनेस का, सेल्फ रेगुलेशन का, सेल्फ मोटिवेशन का, या एम्पैथी का। तो दोस्तों ये हमारा एम्पैथी का पार्ट है, क्योंकि आप दूसरे पे इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो एक तरह का आपका एम्पैथी डेवलप हो रहा है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज अ पार्ट ऑफ एम्पैथी। आगे देखते हैं सेल्फ डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेल्फ डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, पहला डेवलपिंग अ मैच्योर पर्सनैलिटी हु कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशन, यानी एक मैच्योर पर्सनैलिटी को डेवलप करना है जो कि अलग अलग टास्क या सिचुएशन को हैंडल कर सके। डेवलपिंग अ पर्सन हु कैन हैंडल डिफरेंट टास्क एंड सिचुएशन विद कंपैरेटिव ईज, developing a person to mature personality, creating competence in employees so that they can handle different tasks and situation with comparative ease। बताइए क्या आंसर सही होगा। तो आप सेल्फ डेवलपमेंट में क्या करते हैं, एक मैच्योर पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं जो कि अलग अलग टास्क या सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ पार्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट द सेल्फ कैन बी कैटेगराइज इनटू पेटेंट सेल्फ, एक्सप्लिसिट सेल्फ, इनर सेल्फ। तो बताइए सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर आप कितना तरह का होता है। तो दोस्तों एक होता है हमारा ऑप्शन कर रहा है 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3 और 2 and 3। तो याद रखिएगा सेल्फ को क्लासीफाई किया जाता है हमारा पैटेंट सेल्फ में और इनर सेल्फ में, एक्सप्लिसिट सेल्फ नहीं आता है, ठीक है। कौन कौन सा आता है, पैटेंट सेल्फ और इनर सेल्फ, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनर सेल्फ ऑफ डेवलपमेंट कंसेप्ट सिग्निफाई। आपको ऑड वन को पिकअप करना है। इनर सेल्फ के अंदर क्या क्या आता है, बिहेवियरल पैटर्न, वैल्यूज एंड अदर साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फिर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड फिजिकल फीचर। तो इनर सेल्फ के अंदर क्या आता है दोस्तों, तो इनर सेल्फ के अंदर हमारा बिहेवियरल पैटर्न आएगा, वैल्यूज एंड अदर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर आएगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आएगा। लेकिन जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी और फिजिकल फीचर है वो इनर सेल्फ और सेल्फ डेवलपमेंट में के अंदर नहीं आता है, ठीक है। प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन कम्स टू नो अबाउट सेल्फ स्किल, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इज कॉल्ड। तो ऐसा प्रोसेस का क्या नाम है जिसके थ्रू एक पर्सन अपने सेल्फ स्किल के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने मोटिवेशन के बारे में जान पाता है। कैरियर मैनेजमेंट, कैरियर प्लानिंग, कैरियर डेवलपमेंट। तो दोस्तों कैरियर प्लानिंग हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया है। द पीपल हु बिलीव टू हैव कंट्रोल ऑफ देयर ऑन फेट हैव डैश लोकस ऑफ कंट्रोल। आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को, वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना तो आपका हर एक चीज़ को कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर मैंने ट्राई किया है कवर करने का। चलिए तो पीपल जो कि बिलीव करते हैं कि अपने फेट का कंट्रोल हो तो उसको कैसा लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, अल्टेरियर और क्लोज। दोस्तों मैं आपको लोकस कंट्रोल के बारे में बता दूं, ये दिया गया था कंसेप्ट लेफ्टकोट एंड लेवेंसन ने। किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये कंसेप्ट दिया था लेफ्टकोट और लेवेंसन ने ये कंसेप्ट दिया था, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जिसमें पर्सन बिलीव करता है कि कंट्रोल ऑफ देयर ऑन फेट, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों इंटीरियर लोकस ऑफ कंट्रोल। द पर्सन विथ एक्सटीरियर लोकस ऑफ कंट्रोल बिलीव दैट इंडिविजुअल कैन डिटरमाइन द इवेंट, बिलीव दैट द इवेंट आर डिटरमाइंड बाय फोर्सेस लाइक लक, डेस्टिनी। तो एक्सटीरियर लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग क्या बिलीव करते हैं, एंटिसिपेट द इवेंट एंड डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन।
मतलब पहले इवेंट को एंटिसिपेट कर लेते हैं और होने नहीं देते हैं, ठीक है। एंड लुक फॉर रिसोर्स अराउंड हिम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पर्सन हैव बिलीव अबाउट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ। तो लोगों के पास बिलीव है कि कौन जिम्मेवार है उसके लाइफ में जो हो रहा है, ये किसका पार्ट है, तो ऑब्वियस सी बात ये लोगों सब कंट्रोल का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर अराइजेज बिकॉज ऑफ अ पर्सन डिजायरेबल रिसोर्स और पर्सनल ट्रेट, तो इनमें से कौन सा पावर अराइज होता है किसी भी पर्सन का रिसोर्स या ट्रेड के कारण, तो रिवार्ड पावर, कोर्सिव पावर, रिफरेंट पावर, और ये है हमारा एक्सपर्ट पावर। तो दोस्तों पावर के बारे में बात करें तो ये हमारा कोर्सिव पावर होता है। ईड, आईडी, ईगो एंड सुपर कंसेप्ट आर फर्स्ट यूज इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी बाय, तो साइकोएनालिटिकल थ्योरी में ये तीनों कंसेप्ट पहले किसने यूज़ किया, एरिक बर्न, थॉमस हैरिस, सिगमंड फ्रेड और डैनियल कॉलेमैन। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रेड। आईडी, ईगो एंड सुपर कंसेप्ट का पहला कंसेप्ट यूज किया गया था सिगमंड फ्रेड के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एरिक बर्न, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ईगो स्टेट आर देयर इन ट्रांजेक्शन एनालिसिस, तो ट्रांजेक्शन एनालिसिस में कितने तरह के ईगो स्टेट हैं एरिक बर्न के द्वारा। याद रखिएगा एरिक बर्न के द्वारा ट्रांजेक्शन एनालिसिस के अंदर हमारे कुल मिलाकर 3 तरह के ईगो स्टेट होते हैं। एरिक बर्न के द्वारा हर एक इंडिविजुअल में 3 मेन ईगो स्टेट है, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। पेरेंट ईगो स्टेट को क्लासिफाई किया जाता है किस पार्ट में, क्रिटिकल एंड नर्चरिंग, लविंग एंड नर्चरिंग, स्ट्रिक्ट एंड नर्चरिंग और इंडल्जेंट एंड नर्चरिंग। तो याद रखिएगा जो पेरेंट का ईगो स्टेज है उसको क्लासिफाई किया गया है, तो एक है नर्चरिंग पैटर्न और एक है क्रिटिकल पैटर्न, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूँ इस चीज़ के बारे में कि देखिए जहाँ तक बात है ट्रांजेक्शन एनालिसिस के द्वारा, ट्रांजेक्शन एनालिसिस का कंसेप्ट दिया था एरिक बर्न ने, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो एरिक बर्न ने ये कंसेप्ट को दिया था। अब क्या है कि इसमें 3 ईगो स्टेट उन्होंने बताया है, एक है हमारा पेरेंट, एक क्या है हमारा पेरेंट। तो उन्होंने कहा है कि पेरेंट का जो है एक होता है नर्चरिंग पैटर्न, एक होता है नर्चरिंग पेरेंट, एक होते हैं हमारे नर्चरिंग पेरेंट और दूसरे होते हैं हमारे क्रिटिकल पेरेंट, ठीक है। तो ये पेरेंट वाला हो गया। यदि चाइल्ड के बारे में बात करें तो चाइल्ड होते हैं हमारे एक होते हैं हमारे एडॉप्टेड चाइल्ड, एक होते हैं हमारे नेचुरल चाइल्ड और एक होते हैं हमारे लिटिल प्रोफेसर। क्या होते हैं, लिटिल प्रोफेसर, ये 3 होते हैं हमारे चाइल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है तो यहाँ पे देखिए पेरेंट के बारे में बात किया गया, तो मैंने बताया ना नर्चरिंग पेरेंट और क्या बताया मैंने आपको, एक क्रिटिकल पेरेंट। तो नर्चरिंग और क्रिटिकल होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं, इन जोहारी विंडो ट्रांजेक्शन एनालिसिस आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो ये क्या, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि नाइदर पर्सन हैज़ वैल्यू, ठीक है। फिर देखिए आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, इसका मतलब है कि तुम्हारा तो वैल्यू है लेकिन मेरा कोई वैल्यू नहीं है, नाम से ही क्लियर है। एडजस्टिंग वन विथ अ टीम एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स कम्स अंडर विच आर द फॉलोइंग ग्रुप फॉर्मेशन। देखिए ग्रुप फॉर्मेशन और बिहेवियर का कुछ आपका क्या है, कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। तो आपसे क्या कहा गया है कि आप नॉर्म्स के द्वारा नॉर्म्स के अंदर, तो ये किसके अंदर आता है ये पूछा गया आपको। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ इस चीज़ को, रिवाइज करते रहिए साथ साथ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा ग्रुप डायनेमिक में आता है फॉर्मिंग आता है, क्या आता है हमारा, फॉर्मिंग, ठीक है। तो फॉर्मिंग बेसिकली रिलेटेड है अवेयरनेस से। उसके बाद दोस्तों आपका स्टॉर्मिंग आता है, स्टॉर्मिंग रिलेटेड है आपका कॉन्फ्लिक्ट से। उसके बाद दोस्तों आपका आता है नॉर्मिंग, नॉर्मिंग रिलेटेड है आपका, नॉर्मिंग रिलेटेड है कॉपरेशन से, किससे, कॉपरेशन। नॉर्मिंग के बाद आता है आपका कन्फॉर्मिंग, ये सब कीवर्ड है, ठीक है। कन्फॉर्मिंग रिलेटेड है आपका एडजस्टमेंट से, और लास्ट में आता है आपका परफॉर्मिंग। तो परफॉर्मिंग रिलेटेड है आपका प्रोडक्टिविटी से, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आप क्वेश्चन में आ जाइए। तो यहाँ पे क्या है, एडजस्टिंग वन विथ टीम एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स कम अंडर विच आर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये आता है हमारा कन्फॉर्मिंग, एडजस्टमेंट नाम ही एडजस्टमेंट, इसीलिए तो आपको ये सब नहीं लिखा रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जोहारी विंडो में नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर इज नोन एज, इसे कहते हैं हम लोग एरेना। जोहारी विंडो इज मोस्ट यूजफुल फॉर, जोहारी विंडो का यूजफुलनेस है सेल्फ अवेयरनेस के लिए। इन जोहारी विंडो डैश इंक्लूड्स बिहेवियर एंड थॉट एंड फीलिंग दैट बोथ द पर्सन एंड ऑथर नो। तो जोहारी विंडो में कौन सा ऐसा एरिया है जो कि बिहेवियर थॉट करता है कि दोनों लोग जानते हैं, तो वो है हमारा, इसे कहते हैं हम लोग पब्लिक एरिया। क्या कहते हैं उसमें, पब्लिक एरिया। डार्क का मतलब क्या होता है, डार्क का मतलब है जोहारी विंडो में कि नोन क्लोज टू सेल्फ एंड अदर, मतलब दोनों के लिए क्लोज हो जाए, सेल्फ के लिए भी और अदर के लिए भी। जोहारी विंडो में विच एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस हैज कितना डायमेंशन, जोहारी विंडो का 4 डायमेंशन है, ठीक है। सेंसिंग द फीलिंग ऑफ अदर, ये हमने देखा है, ये होता है हमारा इम्पैथी,
कीपिंग डिस्ट्रप्टिव इम्पल्सेस एंड इम्पल्सन इन चेक इज नोन एज, हाँ, तो जो डिस्ट्रप्टिव इम्पल्स है और जो इमोशन है उसको चेक में रखना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग सेल्फ रेगुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का कौन सा कंपोनेंट है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल। ऑप्शन ए कर रहा है 1 and 2, 3 and 4, 1 and 4, ऑल दैट 1 4। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके अंदर ये चारों चीज़ आते हैं, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आते हैं, इन चारों चीज़ आते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन और एम्पैथी। द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, दिस फैक्टर कैन बी ग्रुप अंडर फॉलोइंग हेड। बताइए किसी भी इंडिविजुअल को के बिहेवियर को कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो दोस्तों ऑप्शन है 1 to 4, 1 to 3, 2 to 4 एंड 2 and 3। तो ये चारों के चारों फैक्टर्स हमारे किसी पर्सन के बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं, विच आर द फैक्टर्स बाय विच द प्रोसेस ऑफ जॉब डिज़ाइन कैन बी अफेक्टेड, ऑर्गेनाइजेशनल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल। तो जॉब डिज़ाइन के प्रोसेस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं दोस्तों हमारे तीनों, ऑर्गेनाइजेशनल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल। पर्सनैलिटी, परसेप्शन एंड एटीट्यूड कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, बैकग्राउंड फेस। तो ये जो हमारे पर्सनैलिटी, परसेप्शन और एटीट्यूड होते हैं ये आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर। तो कौन कौन हर एक फैक्टर का पार्ट आपको पता होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर फॉल्स इन द पर्सनल फैक्टर सो दैट सो फार एज द इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंसर्न, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, एज, सेक्स एंड एजुकेशन, पर्सनल पॉलिसी, रिवार्ड एंड कंपनसेशन, वैल्यूज, परसेप्शन एंड एटीट्यूड। तो ये जो एज, सेक्स एंड एजुकेशन है ना वो पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है। नेक्स्ट है बैंक ब्रांच मैनेजर इज मेथोडॉजिकल इन डेली वर्क, ही हैज़ फुल कंट्रोल एंड नेवर कंप्लेन्स अबाउट लैक ऑफ टाइम even while he is under pressure, he plans his activity very well, he is exhibiting type A behavior, type B behavior, type C behavior, a mix of type A and type B, neither type A nor type B। तो दोस्तों यहाँ पे हाईलाइटेड है टाइप बी, तो टाइप बी बिहेवियर वो एक्सपेक्ट कर रहा है। किसी बैंक मैनेजर का केबिन है वो अनटाइडी लुक दे रहा है, मेसी अपीयरेंस दे रहा है और पूरा पेपर से भरा हुआ है, तो कैसा बिहेवियर है उसका, ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, तो ए बिहेवियर है उसका। मेसी अपीयरेंस, रेस्टलेस, इम्पेशेंट एंड परफेक्शनिज्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये सब किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप ए बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। वन डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी विच गेट अटेंशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड मेडिकल रिसर्च इज अ टाइप ए एंड टाइप बी बिहेवियर, अ पर्सन एग्जिबिटिंग टाइप बी बिहेवियर इज जनरली। तो बताइए तो टाइप बी बिहेवियर तो कौन होता है, तो देखिए टाइप ए वाला जो होता है ना वो क्या होगा, वो होगा रेस्टलेस होगा, मल्टीटास्कर होगा, इम्पेशेंट होगा, डिजायर परफेक्शन, तो वो इम्पेशेंट तरह का होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विच इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, कार्ल रॉजर्स, फ्रीडियन, पीटर ड्रकर, एरिक्सन। तो सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी किसने दिया था ये कार्ल रॉजर्स ने दिया था, ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। ईच स्टेज इन एरिक्सन मॉडल ऑफ फिजियो सोशल डेवलपमेंट कैन बी कैरेक्टराइज बाय पीरियड ऑफ क्रिएटिव टेंशन एंड अचीवमेंट स्केल फॉर ग्रोथ, अ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी। ईड, ईगो एंड सुपर ईगो अंडर साइको एनालिटिकल थ्योरी इज द सेम एज द पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड अंडर ट्रांजेक्शन एनालिसिस मेथड, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि साइको एनालिटिकल थ्योरी में जो ईट, ईगो और सुपर ईगो होता है वो हमारे ट्रांजेक्शन एनालिसिस के अंदर जो पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड स्टेट दोनों के बराबर है। तो स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, तो ये फॉल्स है दोस्तों, ठीक है। As per psychoanalytical theory of personality, the human behavior and motivation are the outcome of psychoanalytical element which include id, ego and super ego। कौन सा सही है, 1 to 3, 1 and 2, 1 and 3। तो दोस्तों सभी के सभी हमारे सही हैं। Which of the following does not match in the context of psychoanalytical theory? Id is the foundation of unconscious, ego is conscious in nature, और लास्ट है अपना सुपर ईगो इज द हायर लेवल ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स एंड कैन बी डिस्क्राइब एज द कंसाइंस ऑफ पर्सन। डी करा नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं मैच कर रहा है, तो ईड तो होता है अनकॉन्शियस का फाउंडेशन सही है, ईगो जो होता है वो कॉन्शियस होता है, लेकिन सुपर ईगो कह रहा है कि हायर लेवल ऑफ रिस्ट्रेनिंग फोर्स है और इसे कंसाइंस पर्सन को दर्शाता है, ये गलत है दोस्तों। आगे है ईड, ईगो एंड सुपर कॉन्शियस आर फर्स्टली यूज इन साइकोएनालिटिकल थ्योरी बाय, किसने पहले बार यूज़ किया था, एरिक बर्न, थॉमस हैरिस, सिगमंड फ्रेड और डैनियल कोलमैन। दोस्तों ये कंसेप्ट यूज किया था सिगमंड फ्रेड ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एम्प्लॉय बिहेवियर सच एज डे ड्रीमिंग, फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंटिज्म, टार्डीनेस, साबोटाज कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए आपके पास कुछ थ्योरी है, साइकोएनालिटिकल, स्टेट थ्योरी, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो आपको ये सब बिहेवियर बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, ये बताते हैं आप साइकोएनालिटिकल थ्योरी के द्वारा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बिहेवियर से, ये तो मैंने बताया ये साइकोएनालिटिकल थ्योरी। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल डिस्टेंस एंड अटेम्प्ट टू टीच इंडिविजुअल मेंबर अबाउट कल्चरल डिफरेंस थ्रू ट्रेनिंग। तो आपको ये बताना है, आपके सामने कुछ अप्रोच दी गई हैं, जो कि इनमें से कौन सा अप्रोच है जो कि कल्चरल डिस्टेंस की एग्जिस्टेंस को बताता है
और अटेम्प्ट करता है इंडिविजुअल मेंबर को टीच करने किसके बारे में, कल्चरल डिफरेंस के बारे में ट्रेनिंग के द्वारा। ऑप्शन है डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट, ऑप्शन बी है डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी है कल्चरल और डी कर ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों डाइवर्सिटी इनलार्जमेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी कैन ट्रांसलेट मिशन इनटू स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बाय डूइंग। कोई कंपनी है वो मिशन को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे ट्रांसलेट कर सकता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल कवरेज, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। यानी ये तीनों के तीनों मेथड अवेलेबल है कंपनी के पास कि वो किसी मिशन को स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इन सिमिलर सिचुएशन। यानी कि कोई इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस एक सिचुएशन में इन्फ्लुएंस करता है दूसरे सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन। एडम इक्विटी, अचीवमेंट, मोटिवेशन, विक्टर एच ब्रूम, रिइंफोर्समेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इसका रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं रिइंफोर्समेंट इसका इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे, एज पर डैश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, द मोटिवेशन टू एक्ट डेवलप्ड आफ्टर अ पर्सन कंपेयर द इनपुट आउटपुट आउटकम विद आइडेंटिकल रेशियो इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन। तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन, इसका आंसर है एडम्स इक्विटी थ्योरी, ठीक है। एडम्स इक्विटी थ्योरी के अंदर आता है हमारा ये। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी ऑफ डेविड सी मैकलेंड एंड हिज एसोसिएट देयर आर टाइप ऑफ नीड। तो बताइए अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने तरह के नीड होते हैं। तो एक तो होते हैं नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। उसके बाद होता है एक नीड फॉर पावर और एक होता है हमारा नीड फॉर एफिलिएशन। तो ये फाइनेंशियल नीड नहीं आता है दोस्तों, तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा 1, 3 and 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। मोटिवेशन थ्योरी विच शो डाउन साइड ऑफ एक्सटेंसिंग रिवार्ड इज एक्सप्लेन्ड इन विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी, एडवार्ड डेकी मोटिवेशन, मास्लो मोटिवेशन, फेडरिक मोटिवेशन। तो इसे कहते हैं एडवार्ड डेकी मोटिवेशन थ्योरी। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन थ्योरी डेवलप बाय विक्टर एच ब्रूम। देखिए 3 जो मेन है वो है हमारा एक्सपेक्टेंसी, एक है हमारा इंस्ट्रूमेंटेबिलिटी और तीसरा है हमारा बैलेंस। तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब 1, 2 and 3 करेक्ट होगा। तो बी नंबर है 1, 2, 3 यानी 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग न्यूट्रिनेस एंड ग्रोथ। तो नाम ही अर्ग थ्योरी होता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनल फोर्स ऑफ मोटिवेशन इज ट्रू। दे आर मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल फोर्स मोटिवेशन, दे आर लेस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल मोटिवेशन, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर सेल्डम रिकॉग्नाइज्ड। तो दोस्तों इंटरनल थ्योरी जो इंटरनल फोर्स ऑफ मोटिवेशन जो होता है वो लेस इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड होता है एक्सटर्नल फोर्स। वेरूम में जो ई होता है EIV होता है, पता है ना आपको वेरूम में, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेबिलिटी और बैलेंस। तो बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बैलेंस। चलिए मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किस पे बेस्ड है, तो वो बेस्ड है हमारा ह्यूमन नीड्स पे। अब मास्लो थ्योरी में जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश इज द मॉडल ऑफ मोटिवेशन दैट एक्सप्लेन हाउ पीपल स्ट्राइव फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस इन सोशल एक्शन और गिव एंड टेक रिलेशनशिप। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है इक्विटी थ्योरी। वेरूम में मोटिवेशन किसका प्रोडक्ट होता है, ये तीनों का प्रोडक्ट होता है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पर्सपेक्टिव में मैनेजर हु वांट टू बूस्ट मोटिवेशन लेवल वुड बी लीस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई रिवार्ड दैट आर वैल्यूड, लिमिट प्रेज टू encourage हार्ड वर्क, dispense reward directly following particular level of performance, strengthen employee believe that their effort will lead to valuable reward। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लिमिट प्रेज टू encourage हार्ड वर्क। Under which theory of motivation the employee feels that what he or she receive from company is fair to term of effort or skill he contribute to organization। तो दोस्तों ये होता है हमारा इक्विटी थ्योरी। लोग ये फील करते हैं कि जो आउटपुट मिल रहा है, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा कंपनी से, सैलरी मिल सकता है, रिम्यूनरेशन मिल सकता है, और वो जो एफर्ट लगा रहा है वो क्या है, फेयर है। तो ये इक्विटी थ्योरी बताता है, एडम्स इक्विटी थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटलिटी इन वेरूम थ्योरी का मतलब क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब समझिएगा कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस और एक डिज़ायर्ड रिवार्ड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही होता है हमारा इंस्ट्रूमेंटलिटी। ये हमारा वेरूम थ्योरी का पार्ट है। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी डज नॉट कवर नीड फॉर अचीवमेंट। तो मैंने बताया ना आपको, इसके अंदर अचीवमेंट आता है, इसके अंदर आपका पावर आता है और एक हमारा एफिलिएशन आता है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोल एंड पोजीशन इज नॉट करेक्ट। तो रोल और पोजीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। रोल और पोजीशन आर डिफरेंट थिंग। रोल इज अ पोजीशन एंड वन ऑक्यूपाइंग सोशल सिस्टम। पोजीशन इज द रिलेशनशिप एंड पावर रिलेटेड कंसेप्ट एंड रोल इज द ऑब्लिगेशन कंसेप्ट नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसमें से कोई सही नहीं है, यानी कि सभी के सभी सही हैं कि रोल और पोजीशन अलग चीज़ होता है। रोल पोजीशन होता है जो कि सोशल सिस्टम में ऑक्यूपाई करता है। मैंने आपको बताया, यहाँ देख लीजिए कि रोल और पोजीशन, a situation where an employee feels that there is decrease in his level of responsibility or his skill is not being fully utilized is called। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रोल इरोजन। a situation where employee feels that there is no decrease in level of, ये तो हमने देखा ही है। उसके बाद दोस्तों an officer is expected to play a different role for the boss, a separate role for subordinate, another role for customer or client, such a situation is called, तो इसे कहते हैं रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। Sometimes a role occupant find that there is too many expectations in a new role, this is called role overload expectation conflict। The role set conflict take which of the following form, role ambiguity, role expectation conflict, role overload, role erosion, role isolation। दोस्तों ये सभी के सभी आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनसेशन नॉट करेंटली मैच, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, सुपरवाइजरी सैलरी, क्लरिकल पेमेंट, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर वेजेस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, क्लरिकल पेमेंट, ये करेक्टली आपका नहीं है। आइए उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ MCQs को और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके सामने कुछ MCQs हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, एक्सचेंजिंग फीडबैक एंड सीकिंग पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय, लिनियर रेटिंग मेथड, ग्रेडेड मेथड, ग्रुप अप्रेजल मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ये MBO कहते हैं। MBO में हम लोग क्या करते हैं, गोल सेट करते हैं, फीडबैक को एक्सचेंज करते हैं और एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन देखते हैं। क्या नाम है इसका, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मेथड, शॉर्ट में इसे MBO कहते हैं हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक अबाउट वर्कप्लेस परफॉर्मेंस, अवार्ड फीडबैक सबऑर्डिनेट इवैल्यूएटिंग सुपीरियर, फीडबैक फ्रॉम कस्टमर एंड एक्सटर्नल क्लाइंट, ऑल आर देयर। तो दोस्तों 360 में सभी के सभी चीज़ आते हैं, सभी से फीडबैक लिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवेलेंट मीन्स टू गैदर फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉय, इसे हम लोग कहते हैं क्लाइमेट सर्वे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों द होल प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ 360 डिग्री फीडबैक प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट अबाउट, तो 1.5 से 3 महीने तक लगता है 360 डिग्री फीडबैक को करने में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज टेंडेंसी टू अलाउ वन फिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय टू इन्फ्लुएंस असेसमेंट, इट रेट एम्प्लॉय आइदर हाई और लो, इसे कहते हैं हम लोग हालो इफेक्ट, ठीक है, हालो इफेक्ट याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ मॉडर्न मेथड। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मॉडर्न मेथड होता है और एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, तो इसमें से कौन सा मॉडर्न मेथड में आता है, असेसमेंट सेंटर वर्क्स ऑफ फ्री फ्रॉम एसी मेथड, कंपैरिजन पर्पस, ग्रुप अप्रेजल मेथड। तो ये होता है हमारा तो ग्रुप अप्रेजल मेथड। तो दोस्तों ये था हमारा MCQ का सेट, होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।